हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर यूनिट 1 कंप्लीट फॉर मिड टर्म। जितना भी हमारा ग्राफिक है रखे मिड टर्म में सिलेबस आने वाला है उतना हम कवर करने वाले हैं इसमें। ये पूरा पार्ट जिसे हम देखेंगे मशीन सिस्टम सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेंगे, फिर इसका रिलेशन देखेंगे मशीन आर्किटेक्चर से, क्या डिपेंड करता है या नहीं करता है, डिपेंडेंसी चेक करेंगे बेसिकली कि इसका रिलेशन कितना क्या कुछ बन पाता है। फिर हम देखेंगे सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर SIC जो इन्होंने बनाया था, ये क्यों बनाया था हम ये भी देख रहे होंगे। और फिर हम इसका आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, फिर आर्किटेक्चर क्यों पढ़ना है ये भी हम देख रहे होंगे यहाँ पे। और हम SIC प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स देख रहे होंगे यहाँ पे। तो हमारा जो भी कंप्लीट मिड टर्म में आएगा SIC XC वगैरह का प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स जितना भी हमारा मिड टर्म में आने वाला है वहाँ तक हम देख रहे होंगे। और सेकंड यूनिट हमारी असेंबलर्स के ऊपर बेस्ड होगी पूरी, मतलब यहाँ तक का, बाकी तो छुड़वा ये सब नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इससे पहले हम समझ लेते हैं छोटी सी चीज़, थोड़ा बैकग्राउंड बना लेते हैं हल्का सा कि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है क्या। जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। बेसिकली है तो 4-5 पार्ट्स में, लेकिन वो 4-5 पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। हम देखने वाले दो पार्ट्स में, पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और भी आते हैं मिडलवेयर आता है और एक दो और आते होंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र की कोई प्रॉब्लम होगी, कोई यूज़र है उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, उसका ये सोल्यूशन ला रहे होंगे यूजिंग कंप्यूटर एज अ टूल, ठीक है। ये कंप्यूटर को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं और कोई ना कोई एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होगी उसको ये सॉल्व कर रहे होंगे, छोटी सी बस और कुछ नहीं इनका। और ये कंप्यूटर को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं, बस इतना सा काम है इनका, ठीक है। इनको मशीन की वर्किंग से, हाउ मशीन इज वर्किंग से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मशीन को बताता है कि तुझे क्या करना है, मशीन को वट वाला पार्ट बताता है, मशीन को हाउ वाला पार्ट बताता है कि मशीन को क्या करना है, मशीन को कैसे करना है। ये सब कौन बताएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मतलब एक तरीके देख सकते हैं OS जैसे। OS एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये हार्डवेयर को बताता है कि तुझे ऐसे ऐसे यूटिलाइज करूंगा मैं और तेरा एफिशिएंसी इतनी बढ़ा दूंगा ऐसे करके, ठीक है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। हमारे पास असेंबलर है, डिबगर है, लिंकर है, लोडर है, ये सब क्या है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंटेन्स क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम दैट सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। सिंपल सी बात ये है कि जो कंपाइलर है ये करता क्या है, हमारे जो प्रोग्राम लिखे हुए हैं उनको ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर की मदद से। फिर वही जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे हुए हैं वो मेमोरी में लोड किया जाता है, कैसे, लिंकर या लोडर की हेल्प से। फिर वही जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम कभी ना कभी डीबग भी करते हैं। तो कंपाइलर, लिंकर, लोडर, असेंबलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से एग्जाम्पल्स हैं कुछ। तो सिस्टम हमारे, हमने देख लिया सिंपल सी बात कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कहाँ से आए, सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ, कुछ मिडलवेयर्स होते हैं, कुछ हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हमने पढ़ लिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। अब देखें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की मशीन के साथ डिपेंडेंसी या रिलेशन क्या है, मशीन आर्किटेक्चर के साथ डिपेंडेंसी क्या है। अब देख, हमने देखा भाई अब तक कि हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी प्राइमरी कंसर्न क्या थी, उसे एक प्रॉब्लम है, उसको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाना है यूजिंग कंप्यूटर एज अ टूल। उसे कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है उससे मतलब नहीं है, बस कंप्यूटर को यूज़ कर लूँगा मैं किसी तरीके से। जैसे हमारा कैलकुलेटर है, ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसे मतलब नहीं कैसे वर्क कर रहा है, लेकिन हाँ तू कर रहा है, मुझे तो जो तू कर रहा है उसमें से मुझे कुछ तेरे से यही काम करवाना है, तू करते रहे और मेरा भी करते, इतना सा काम करना बस। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो मैं बोलता हूँ वो कर, जितना बोला जाए उतना कर, जैसे बोला जाए वैसे कर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, मतलब ये सपोर्ट करता है कुछ ऑपरेशंस यूजिंग कंप्यूटर इटसेल्फ। कंप्यूटर को ही बताएगा तुझे कैसे काम करना है, रादर देन एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन को बताएगा, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताएगा कैसे काम करना है। इसी वजह से कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कैसे काम करना है। तो हर एक का आर्किटेक्चर अलग अलग होता है मशीन का। तो उसकी वजह से ये मशीन पे डिपेंडेंट हो जाता है, कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन पे डिपेंडेंट हो जाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होता है ज़्यादातर, ठीक है। तो हमारा फिर इसका मतलब क्या हुआ, जब हम असेंबलर में जाते हैं, जैसे असेंबलर के न्यूमेरिक्स, हम असेंबलर है, असेंबलर क्या करता है, हमारे जो न्यूमोनिक्स लिखे होते हैं उन न्यूमोनिक्स क्या करते हैं, ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड। तो मशीन कोड क्या है, एक स्पेसिफिक मशीन है उसके ऊपर उसको काम करना है, तो ये हमारा मशीन कोड हो गया, ठीक है। तो हमारे जो असेंबलर्स हैं वो मशीन कोड में ट्रांसफर करेंगे, तो उसको जो मशीन आर्किटेक्चर है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्यों, मशीन का आर्किटेक्चर, एड्रेसिंग कितनी होगी उसकी भाई,
मतलब एड्रेसिंग मोड्स क्या क्या होंगे उसके अंदर, फॉर्मेट्स क्या रहेगा, डाटा कैसे स्टोर होगा, कितनी मेमोरी है, कितनी एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, और हमें उस मशीन पर कितना लोड देना है, तो वो सब किस पे डिपेंड करेगा, मशीन पे। और वो कैसे मैनेज करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर मशीन पे पूरा पूरा डिपेंडेंट रहता है। जैसे ओएस है, ओएस क्या करता है, जितने भी पार्ट्स होंगे, आईओ डिवाइस हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए, मेमोरी हो गई, सीपीयू हो गया, जितना भी सब कुछ पार्ट है, वो सब कैसे हैंडल कर रहा होगा वो ओएस की जिम्मेदारी, लेकिन ओएस हैंडल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पूरा पूरा सिस्टम पे, मतलब पूरा पूरा मशीन पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन कुछ आस्पेक्ट्स ऐसी भी है, जैसे हम असेंबलर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, असेंबलर का मेन काम क्या है कि वो कोड को कंपाइल करेगा, मशीन लैंग्वेज को, असेंबलर कोड इनपुट में लेगा और उसको असेंबल करके मशीन कोड में डिफाइन कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, ठीक है। अब मशीन कोड में कन्वर्ट तो कर दिया, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी हुई। अब असेंबलर चाहे वो मैक ओएस में हो या फिर लिनक्स में हो या फिर विंडोज़ में हो, उसका काम यही रहना है। कंपाइलर है, कंपाइलर की अगर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की बात करें तो वो हर जगह कॉमन ही रहेगी, तो इस वजह से ये कुछ हद तक मशीन से, मतलब मशीन आर्किटेक्चर से इंडिपेंडेंट भी होता है। हमने क्या देखा, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो तो लगभग लगभग मशीन इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर उनकी हम बनावट देखें कि वो कैसे बनाए जा रहे हैं, डिज़ाइनिंग वाला पार्ट देखें, तो हम, मतलब मेन इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट देखें तो हम देखेंगे वो डिपेंडेंट है, लेकिन डिज़ाइनिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन या फिर ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट देख रहे हैं हम, जब हम ऑप्टिमाइजेशन या फिर डिज़ाइनिंग वाला पार्ट देख रहे हैं तो मशीन इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो हमारे यही समा मशीन थी और कुछ नहीं, इसमें हमारे पास रिलेशन में क्या गया, एक बार तो वो डिपेंड कर रहे हैं, कैसे, जब उनको हम ओएस के नज़रिए से या फिर हम उसको इम्प्लीमेंटेशन के नज़रिए देख रहे हैं, तब वो हमारे क्या नाम है इसका, तब वो मशीन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, मशीन आर्किटेक्चर पे। अगर हम उसके डिज़ाइनिंग पार्ट देख रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो वो लगभग लगभग इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है इंडिपेंड, हमें समझना सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या, मतलब इस बुक से एज ए सब्जेक्ट हमें समझना है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो उसके लिए हमें एक मशीन चाहिए। अब मशीन हम कौन सी सिलेक्ट करें, ये सब सोचते सोचते एक आदमी ने निकाला आइडिया कि हम SIC यूज़ कर रहे हैं। SIC क्या है, जितनी मशीन्स हैं, आज तक जितने कंप्यूटर बने हुए हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, लगभग लगभग एक पूरे ऊपर ओवरव्यू, मतलब सबसे ऊपर वाले लेवल पे देखा जाए तो कोई चीज़, मतलब यहीं से सब कुछ डिराइव हुई है भाई, किसी में कुछ यूनिक आया, किसी में कुछ आया, किसी में कुछ आया, लेकिन सबसे ऊपर देखा जाए, हाँ ये बेसिक फंक्शनलिटी है, तो उसने ये बेसिक फंक्शनलिटी नाम से अपना हाइपोथेटिकल मशीन बनाई और उसका नाम रख दिया SIC, ठीक है। SIC मतलब सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर। अब ये मशीन उनकी बनाई है, इस मशीन पे हम पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करता है। हम पहले इस मशीन को पढ़ेंगे, ये मशीन है कैसी, इसका हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तगड़े तरीके से, पूरा आर्किटेक्चर समझ लेंगे अच्छे से होता क्या है, फिर इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्यों लाना पड़ा हमें वो पढ़ेंगे, और फिर उसका एक्सटेंडेड वर्जन की भी थोड़ी बहुत हम झलक देख लेंगे कि उसका आर्किटेक्चर कैसा है, और फिर हम थोड़े प्रोग्राम देख लेंगे उसका, ठीक है। तो हमें ये समझ आ चुका है अभी तक कि हमारा हमने इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है वो देख लिया, इसका रिलेशन मैंने देख लिया है, और ये नोट्स मैं सब दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे नोट्स हम दे देंगे, लिंक जितना भी है। फिर अब हम देखने वाले हैं सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर होता क्या है। हमने एक हाइपोथेटिकल मशीन है, हमने मान रखी है, और जितने भी कॉमनली फाउंड हार्डवेयर फीचर्स होते हैं, जितनी भी मशीन में हार्डवेयर फीचर्स होते हैं, वो सारे इसमें हमने डाल दिए हैं, ठीक है। बहुत कॉमनली, मतलब कि पूरे बिल्कुल ओवर लेवल पे, कि हाँ भाई सबसे पहले यही आएंगे, इसके अगर ये नहीं है तो दुनिया नहीं चलेगी, मशीन की दुनिया चलेगी नहीं, ठीक है। तो हमने ऐसे मान लिया। तो जो हमारा सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर था, ये क्या है, दिस इज अ मशीन हैज़ बिन डिजाइन टू इलिस्ट्रेट मोस्ट कॉमन एनकाउंटर्ड हार्डवेयर फीचर एंड कॉन्सेप्ट वाइल अवॉइडिंग द, जो भी एक पागलपंती चीज़ें हैं, ठीक है। क्या मतलब, सबसे कॉमन चीज़ें हमने रख ली हैं, और जो यूनिकली डिफाइंड चीज़ें हैं, मैक ओएस अच्छा काम कर रहा है, अच्छा विंडोज़ यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है यार, अच्छा लिनक्स थोड़ा सा यार ओपन सोर्स है, और अपना फंक्शनलिटी हमें जितनी चाहिए हम उससे लेते हैं, यूज़र कोड लेते हैं, तो ये क्या इसके यूनिक न्यू फीचर्स हो गए इनके, तो ये सब हटा दिए, एक ओवरव्यू ले लिया कि इसका मेमोरी भी होगी, इसका डाटा सेट होगा, इसका इंस्ट्रक्शंस होगी, सब कुछ होगा, तो हमने वो सब कुछ रख लिया अपने पास, एक ओवरव्यू वाली मशीन देखी हमने, SIC से इतना सा था। अब इसका हम मशीन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, हम एक मशीन है वो पड़ी है हमारे पास, हमें उस पर काम करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने देखा था कि हम जब डिज़ाइनिंग वाला पार्ट देख रहे हैं तब तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट देखेंगे तब वो मशीन डिपेंडेंट हो जाएगा। तो हम SI से हमने एक मशीन बनाई अपनी, खुद की बनाई, और उस मशीन पे हम डिपेंडेंट वाले फीचर्स जो भी फंक्शनलिटी हम अपेंड करेंगे, और हम देखेंगे इसका आर्किटेक्चर हमने कैसा देखा, आर्किटेक्चर हमारा कैसा होगा इस मशीन का, और हम इस पर कितने सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, या फिर जो भी हम बनाएंगे आगे जाके, जो भी असेंबलर्स वगैरह होंगे, उनका डिज़ाइनिंग पार्ट्स वगैरह जितना भी चीज़ें, वो सब हम इसी मशीन के ऊपर देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मशीन पे होता क्या है यार, मशीन पे 4-5 चीज़ें होती हैं। पहला, मशीन की मेमोरी होती है,
फिर मशीन के पास रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, कितने उसका रजिस्टर्स हैं वो देखेंगे। फिर डाटा फॉर्मेट्स, कैसे जो डाटा है वो उसमें स्टोर होगा वो देखेंगे हम। फिर उसके बाद हम देखेंगे इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स क्या है उस मशीन के। फिर हम देखेंगे एड्रेस मोड, और लास्ट में हम देखने वाले हैं इसका क्या होगा, लास्ट में इंस्ट्रक्शन सेट। बस इतनी चीज़ हम देखने वाले हैं। पहला क्या है इसका, मेमोरी, दूसरा रजिस्टर्स, तीसरा डाटा फॉर्मेट्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, एड्रेसिंग मोड्स एंड इंस्ट्रक्शन सेट। अगर डिफाइन आता है कि क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द SIC मशीन आर्किटेक्चर, तो हमें ये 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। मशीन मेमोरी क्या होती है, रजिस्टर्स क्या होते हैं उसके, डाटा फॉर्मेट्स कैसा है उसका, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है, एड्रेसिंग मोड्स क्या क्या हैं, और इंस्ट्रक्शन सेट क्या क्या है। तो हम पहले देखेंगे मेमोरी क्या होती है। मेमोरी कुछ नहीं हमें पता है, हम बहुत होशियार बच्चे हैं, हम CS वाले हैं, तो हमें पता है कि हम अगर सबसे छोटी बिट क्या होती है, सबसे छोटी चीज़ क्या होती है, बिट होती है। फिर 4 बिट क्या बनती है, 4 बिट बनता है एक निब्बल। ओहो ये निब्बल क्या लिखा गया, 4 बिट बनता है निब्बल। 8 बिट बनता है एक बाइट। अच्छा, और यहाँ पे अगर मैं इसको 24 कर दूँ, 24 बिट क्या बनती है, एक वर्ड, या फिर इसको मैं कहता हूँ 3 बाइट। ये क्या बनता है, एक वर्ड बनता है, ठीक है। ये सब भी होता है, देखते हैं। देखो, मेमोरी कंसिस्ट ऑफ 8 बाइट्स, हमारी मेमोरी हमेशा 8 बाइट्स में होगी, और 3 कॉन्जिक्यूटिव बाइट्स, हमने कहा 3 कॉन्जिक्यूटिव बाइट्स, देख रहे हो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव बाइट्स को हम कहते हैं एक वर्ड बोल दिया हमने, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। अब हमारे पास क्या है, देयर आर टोटल 2 to the power 15 बाइट्स। हमारी जो मेमोरी है SIC की, हमने मेमोरी डिसाइड जो कर रखी है, इसकी मेमोरी हर एक पास होती है, तो इसकी जो मेमोरी है वो 2 to the power 15 बाइट्स। इसका मतलब कितना हो गया कि ये 32768 बिट्स बाइट्स, BYT इसका होता है, देख रहे हैं ना स्पेलिंग जो भी है। तो ये 3276 बाइट्स की होती है, सिंपल सी इतनी सी बात और कुछ नहीं इसका, ठीक है। जो इसकी मेमोरी है SIC की, आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आर्किटेक्चर में पहला पॉइंट हमारा मेमोरी का है, मेमोरी जो इसकी मेमोरी है वो इतनी है सिर्फ, ठीक है। हमने कहा कि एक सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एक बिट। हम 4 बिट को एक निबल बोलते हैं, 8 बिट को एक बाइट बोलते हैं, 24 बाइट यानी कि 3 बाइट, 3 बाइट को हम एक वर्ड बोलते हैं। और हमारे पास 2 to the power 15 बाइट्स ऑफ मेमोरी अवेलेबल है इन द SIC मशीन आर्किटेक्चर। फिर दूसरा हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं, रजिस्टर्स में 5 रजिस्टर्स हैं, हमारे पास इसमें 5 रजिस्टर्स हैं। पहला रजिस्टर कौन सा है इसमें, A, दूसरा है X, तीसरा है L, चौथा है PC, पांचवा है SW। अब ये होते क्या क्या है, A मतलब एक्यूमुलेटर, जो भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे या फिर जो भी ऑपरेशन होना है वो सारा एक्यूमुलेटर से पास ऑन होगा। इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है भैया, एड्रेसिंग के लिए, सिंपल सा और कुछ नहीं है। लिंकेज रजिस्टर क्या होता है, ये जंप टू सब रूटीन के लिए काम आता है। हम इसे प्रोग्राम देखेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा क्या हमें करना क्या है। पीसी क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर स्टोर्स द प्रोग्राम, so stores the address of the next instruction to be fetched for the execution. ओके, SW क्या है, SW स्टेटस वर्ड है, कंटेन्स वैरायटी ऑफ, बहुत काम का है ये, ठीक है। ये हमारा जो कंडीशन कोड है उसको भी सेटिस्फाई करता है। कंडीशन कोड क्या होता है, कंडीशन कोड कुछ नहीं है यार, कंडीशन कोड सिर्फ इतनी सी बात है, या तो वो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू, क्या लिखा है, या तो वो लेस देन होगा, इक्वल टू या ग्रेटर देन होगा, बस कंडीशन कोड में यही 3 चीज़ आते हैं। अच्छा ये कैसे क्या हो रहा है अभी देख लेंगे यार, अभी देख लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, ठीक है। वही इतना याद रखो भी इसके लिए कि यहाँ पे लेस देन होता है, इक्वल टू होता है और ग्रेटर देन होता है। अभी के लिए था देखो, अब देख लेते हमने रजिस्टर पढ़े, रजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, AXL PC SW। A मतलब एक्यूमुलेटर, X मतलब इंडेक्स रजिस्टर, L मतलब लिंकेज रजिस्टर, PC मतलब प्रोग्राम काउंटर, SW मतलब स्टेटस वर्ड। तो हमारे पास 5 रजिस्टर्स हैं इसके अंदर, इन टोटल 5 रजिस्टर हमारे पास हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं डाटा फॉर्मेट्स। तीसरी चीज़ आई डाटा फॉर्मेट्स, क्या कैसे कैसे हैं इसमें, कुछ नहीं है यार, जो भी डाटा हमारे पास, अब डाटा फॉर्मेट्स मतलब क्या, हमारा डाटा किस में स्टोर होगा, तो इसमें क्या होता है ना, जो इंटीजर्स वैल्यू है, मतलब कि 1 to इन्फिनिट, जितनी भी इन्फिनिट नहीं, मतलब जितनी इसके अंदर आ सकती हैं उतनी वैल्यूज, ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी इंटीजर्स हैं वो वर्ड के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अब वर्ड कैसे, वर्ड मैंने अभी जस्ट बताया तुम्हें, वर्ड क्या है, एक वर्ड 24 बिट है, ठीक है। तो जो इंटीजर्स है वो कितनी लेगा, इस मशीन के हिसाब से एक इंटीजर 24 बाइट ले रहा है, मतलब 3 बाइट,
24 बिट ले रहा है, इसका मतलब 3 बाइट वो मेमोरी लेगा, एक वर्ड लेगा। और क्या कहा इसमें, जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होते हैं, ठीक है। थर्ड बात क्या कही इसमें, दो बात हो चुकी है। पहली बात क्या थी, इंटीजर्स जो भी होंगे वो इंटीजर्स 24 बाइट की मेमोरी में स्टोर होंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होने वाले हैं। थर्ड बात, जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो 8 बिट एस्काई कोड में स्टोर होंगे सिर्फ, ठीक है। और इसकी गलत बात ये थी इस वाले में, फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर्स हम स्टोर नहीं कर सकते हैं एसआईसी में। एसआईसी क्या है, स्टैंडर्ड वर्जन है, ठीक है। तो इसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यही एक दिक्कत थी इसमें, और इसी वजह से XE आया है, ठीक है। तो हमारी तीसरी चीज़ उसके, चौथी चीज़ क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कुछ नहीं है यार हमारे पास, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सिर्फ 24 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसमें फॉलो होता है हमारे पास। इसमें क्या था, ये क्या था, इसमें 24 बिट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट फॉलो होता है इसमें। 24 बिट में क्या क्या आएगा हमारे पास, 24 बिट में पहली 8 बिट आ जाएगी ऑप कोड के लिए, OPC, ठीक है। ये बिट होगी 15 बिट, किसके लिए होगी, 15 बिट होगी हमारे पास जो हमारा एड्रेस है। तीस लास्ट वाली बिट 1 बिट बची, वो हमारे पास हो गई है इंडेक्स के लिए, ये इंडेक्स फॉर्म कर रहा होगा, इंडेक्स रजिस्टर के लिए हमारे पास है, ठीक है। ये फ्लैग बिट है बेसिकली। अब ये फ्लैग बिट क्या कर रही है, ये फ्लैग बिट क्यों है, ये फ्लैग बिट बताती है कि तुम्हारा कौन सा एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा है, लिंक्ड है सारी चीज, ठीक है। कौन सा एड्रेसिंग मोड हमारा यूज हो रहा है, अगर ये 0 है तो कौन सा होगा, अगर ये 1 है तो कौन सा होगा। तो हमारी पांचवी चीज यहीं पे आती है, एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अब अगर ये 0 है तो इसको मैं बोलूँगा डायरेक्ट है, अगर ये 1 है तो मैं इसको बोलूँगा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या, यहाँ पे कोई ऑप कोड होगा ऐड 0, और यहाँ पे मैं इसको ज़्यादातर नहीं लिखता हूँ 0 को, अगर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, लेकिन अभी बताने के लिए ऐड 0, और यहाँ पे मैंने कोई ऑप कोड लिखा हो मान लो 100, तो मेरा एक्यूमुलेटर में 100 डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात, और कुछ नहीं। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, ऐड, यहाँ मैंने 1 लिखा है और यहाँ पे मैं कुछ और लिखूंगा मान लो यहाँ पे, तो इसका एड्रेस क्या होगा, ये 1 पे जाएगा, 1 पे नहीं जाएगा ऐसे, ये 100 प्लस 1 इसको 101 होगा, अब जाके ही जाएगा 101 पे, और जो भी इसके अंदर पड़ा होगा उठा के ले आएगा और ऐड कर देगा एक्यूमुलेटर में। तो ये इनडायरेक्ट मोड हो गया, इंडेक्स्ड मोड हो गया, ठीक है। जो भी इसका इंडेक्स होगा वो x प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट अगर x 0 है तो जो हमारा टारगेट एड्रेस है वो वहीं पर है, वो यहीं पर पड़ा हुआ है, एड्रेस के अंदर ही पड़ा हुआ है सीधा सीधा। अगर ये 0 है तो हमारा एड्रेस ये टारगेट एड्रेस है। लेकिन अगर इंडेक्स एड्रेस जो हमारी फ्लैग बिट है वो 1 है, तो जो टारगेट एड्रेस है वो एड्रेस जो हमारा पड़ा हुआ एड्रेस प्लस जो हमारा इंडेक्स के अंदर सॉरी जो हमारा फ्लैग बिट के अंदर पड़ा होगा वो x, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड एसआईसी में कितने हैं, 2 मोड है सिर्फ, पहला है डायरेक्ट, दूसरा है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। और फिर डायरेक्ट के अंदर क्या है, x0 डायरेक्ट हो गया और x1 है तो इनडायरेक्ट इंडेक्स हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर छठी चीज आती है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या चीज़ है इसके पास, कितने इंस्ट्रक्शन है, अगर हमें प्रोग्राम को लोड या अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो प्रोग्राम में से कुछ डाटा लोड या फिर स्टोर करवा रही है, तो हमारे पास कौन कौन सी हैं, हमारे पास है LDA, LDX, STA, STX। क्या चीज़ है, फिर से देखते हैं। अगर मुझे प्रोग्राम में लोड या फिर स्टोर ऑपरेशन कराना है तो मेरे पास क्या क्या है, एक LDA कमांड है, इंस्ट्रक्शन है बस, LDA कमांड है हमारे पास, एक हमारे पास STA है स्टोर कराने के लिए, हमारे पास LDX है, STX होगी, एक LDX है, फिर STX है, ठीक है। ये हमारे पास लिंक कर ये लोड कराने की कमांड्स हो गई। फिर हमें और चीज़ क्या करनी है, अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अर्थमेटिक अगर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमारे पास क्या कमांड्स होगी, एक ADD होगी, एक हमारे पास सब्ट्रैक्ट की कमांड होगी, एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की कमांड हो गई, एक हमारे पास डिवीजन की कमांड हो चुकी है। इसके अलावा क्या क्या होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे पास क्या क्या आता है, अगर हमें हमें कंपेयर करना है, ठीक है, हमारे पास कंपैरिजन के लिए कॉम्प आता है, COMP कॉम्प, ये कॉम्प एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और हमारे पास थोड़ी बहुत चीज़ें और होती हैं जो हमारे पास जंप स्टेटमेंट्स है, अगर हमारे पास जंप स्टेटमेंट्स है
जंप स्टेटमेंट लूपिंग की तरफ हमको यूज आती है। जंप स्टेटमेंट, हमें जंप करना है कहीं, JLT है, JLT, JEQ, JGT, ठीक है। देखो LD मतलब लोड द एक्यूमुलेटर, स्टोर द एक्यूमुलेटर एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन, लोड द एक्यूमुलेटर फ्रॉम द स्पेसिफाइड लोकेशन और फ्रॉम द स्पेसिफाइड नंबर। LDX X रजिस्टर को लोड करा दो, STX रजिस्टर जो भी हमारा स्टोर करा दो, ऐड एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू ऐड कर दो, या फिर सब्ट्रैक्ट, सब एक्यूमुलेटर से वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। मल्टीप्लिकेशन, एक्यूमुलेटर से मल्टीप्लाई कर दो किसी वैल्यू को और फिर एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दो। डिवाइड, एक्यूमुलेटर से किसी वैल्यू को डिवाइड कर दो फिर एक्यूमुलेटर में स्टोर करा दो। कंपैरिजन, कंपेयर कराओ, कंपेरिजन का रिजल्ट क्या आता है, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा। ये क्या है, ये तीनों चीज कहाँ स्टोर होनी है, अब भी अभी मैंने बताया तुम्हें, सीसी क्या है, ये देखो सी कंडीशन कोड यहाँ स्टोर होगा, और कंडीशन कोड कहाँ होता है, SW में, तो कंडीशन कोड यहाँ स्टोर होगा। तो कंपेरिजन का रिजल्ट क्या क्या होता है, या तो लेस देन होगा या फिर ग्रेटर देन होगा, या फिर ग्रेटर देन होगा, फिर इक्वल टू होगा, और ये कहाँ स्टोर होगा, सीसी में। अब सीसी के बेस पे, अब सीसी कहीं स्टोर तो हो गया, इसको कोई ना कोई तो यूज करेगा, कौन यूज करेगा, जंप टू दिस, JLT, JEQ, JGT। JLT क्या है, जंप लेस देन, जंप इफ लेस देन, अगर जो कॉम्प से कोई रिजल्ट आया होगा उसने हमारा जो CC है कंडीशन कोड या फिर SW, उसको किसी ना किसी चीज़ से सेट किया होगा, और वो किस चीज़ से सेट कर सकता है, इन तीन चीज़ों से, ठीक है। अब इन तीन चीज़ों पे कौन कौन वर्क करेगा, ये जंप इफ लेस देन तो ये वाला, जंप इफ इक्वल तो ये वाला, जंप इफ ग्रेटर देन तो ये वाला, हम ये सब चीज़ें यूज करने वाले हैं इधर। ठीक है, तो बस ये चार चीज़ें हो चुकी हैं, और लास्ट हमारे पास आती है इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में, लास्ट आती है हमारे पास इसमें रूटीन्स वाली, JSUB और RSUB, हमारे पास रूटीन्स के लिए कॉल्स आते हैं कुछ, लास्ट वाली बची हुई है बस, जे JSUB और RSUB, ये क्या है, जंप टू सब रूटीन और रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, इतना सही है इसमें, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये सब रूटीन होते क्या है, सब रूटीन कुछ नहीं यार, फंक्शंस हैं, हमने सी में फंक्शन लिखे, पाइथन लिखे होंगे हैश डिफाइन करके, सी में फंक्शन लिखे होंगे, तो बेसिकली जो फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ सब रूटीन बोलते हैं। कोई ना कोई हमारा फंक्शन होगा, वहाँ पे जंप कर जाओ भाई, तो कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन होगी, खच खच करके कुछ लिखा होगा, और लास्ट में हमारे पास RSUB लिखा होगा, जंप टू सब रूटीन। प्रोग्राम लिखा हमने कोई, मान लो यार यहाँ से हमारा प्रोग्राम चालू हो रहा है और यहाँ पे मैंने कमांड दे दी JSUB, तो JSUB कहीं ना कहीं जंप हो जाएगा, जहाँ पे उसका एड्रेस स्पेसिफाई होगा वहाँ पे जंप हो जाएगा, और वहाँ से प्रोग्राम हमारा करता रहेगा, और फिर RSUB कहीं उसको मिलेगा, जैसे ही उसको RSUB मिला वहाँ से वो सट से वापस नेक्स्ट लाइन के अंदर फिर वहाँ से कोड को अपना नॉर्मली एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो सब रूटीन क्या होगा, फंक्शंस, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, हमारा जो इनपुट आउटपुट है इसके अंदर वो कैसे कैसे रहते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट क्या है, TD, RD, WD, ये तीन वर्ड याद रखो, ठीक है। कौन कौन से कहा मैंने, TD, RD, WD, ये सब क्या है, ये सब कमांड्स हैं हमें रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और टेस्ट करने के लिए। रीड फ्रॉम डिवाइस, राइट ऑन डिवाइस, और ये हमारा क्या है, टेस्ट डिवाइस, टेस्ट डिवाइस। इसके पास क्या है ना, इसका कुछ नहीं, इसका सिर्फ दो चीज़ आती है, इसका रिजल्ट सीसी के अंदर स्टोर होता है, ये भी एक तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये सीसी के अंदर रिजल्ट स्टोर करता है, सीसी मतलब क्या है, कंडीशन कोड, कंडीशन कोड क्या मतलब, स्टेटस वर्ड यार, जो 5वां रजिस्टर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो 5वां रजिस्टर जो हमारा SW है उसको ये, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो टेस्ट डिवाइस का जो रिजल्ट होगा वो या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, यही दो कोड उसके हैं, ठीक है। अगर इसका कोड इक्वल टू आता है मतलब ये क्या कर रहे हैं ना, अभी बेसिकली हम इनपुट आउटपुट लेने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट किससे लेंगे, किसी ना किसी डिवाइस से इनपुट लेंगे, आउटपुट किस पे देंगे, किसी ना किसी डिवाइस पे आउटपुट देंगे, लेकिन इनपुट आउटपुट कब दे पाएंगे, जब वो डिवाइस रेडी होगा। तो डिवाइस रेडी है तो ये पता क्या चलेगा, तो ये TD हमने कमांड इस्तेमाल करी, TD मतलब टेस्ट डिवाइस, ठीक है। तो टेस्ट डिवाइस का जो इनपुट है वो या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, अगर इक्वल टू है तो रेडी नहीं है, ना 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 ना, रेडी नहीं हुआ। जैसे ही लेस देन हुआ, ओहो यस आई एम डन, तुम मेरे से इनपुट ले सकते हो या फिर तुम मेरे को आउटपुट दे सकते हो,
ठीक है। तो हमारे पास ये 3 फॉर्मेट्स और आ चुके हैं, बस ये लास्ट था, ठीक है। तो हमारे पास SIC XC में हमने सारी चीज़ पढ़ चुके हैं। आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें थी, पहला हमने पढ़ा कि वो मेमोरी कितनी लेता है, पहला हमने पढ़ा मेमोरी कितनी लेता है। वो मेमोरी क्या था, मेमोरी हमने बताया सिंपल सी बात 1 बिट होता है सबसे छोटी यूनिट, फिर हमारे पास 4 बिट आती है, 4 बिट मतलब 1 निबल होता है, 8 बिट मतलब 1 बाइट होता है, और 24 बिट मतलब होता है 33 बाइट, और 3 बाइट का मतलब 1 वर्ड होता है। हमने ये पढ़ा क्यों पढ़ा हमने क्योंकि जो हमारे इंटीजर्स थे, जो भी हमारे इंटीजर्स थे वो वर्ड में स्टोर होते, और जो भी हमारे ये 8 बिट ये बाइट वाला इसे पढ़ा, क्योंकि जो भी हमारे कैरेक्टर्स थे, कैरेक्टर वैल्यूज थी, और यहाँ पे इंट वैल्यू, जो हमारी इंट वैल्यू थी वो यहाँ स्टोर होनी थी, और जो करेक्टर वैल्यू थी वो हमारी इसके 8 बिट में स्टोर होने वाली थी। इंटीजर वैल्यू 1 वर्ड में स्टोर होती है और करेक्टर वैल्यू 8 बिट में स्टोर होती है। नहीं याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर हमने कहा जो हमारी मेमोरी है SIC XC में मेमोरी अलॉटमेंट कितना भाई, मेमोरी अलॉटमेंट है टू द पावर 15 का मतलब कितना हो गया 32768 बाइट्स। ये सिर्फ मेमोरी के बारे में था, मेमोरी हमने पढ़ लिया। फिर हमने कहा कि हमारा वेट ए सेकेंड फिर हमने कहा रजिस्टर्स कितने पास, यार रजिस्टर 5 है। पहला एक्यूमुलेटर आ चुका है, दूसरा हमारे पास इंडेक्स रजिस्टर आ चुका है, तीसरा लिंकेज रजिस्टर है, चौथा PC है, सातवां SW है। SW में स्टेटस वर्ड जो कंडीशन कोड या फिर और भी बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा हमारे पास, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रख रहा होगा। आगे आगे देखते हैं कैसे कैसे यूज़ कर पा रहे हैं उसको। फिर एक्यूमुलेटर क्या करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। एक्स क्या करता है भाई, इंडेक्स रजिस्टर यूज फॉर एड्रेसिंग, ठीक है। हमारा जो हमने कहा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, जो एक्स हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम x प्लस कर रहे हैं यहाँ पे, वो कैसे करें कि हमारा x के अंदर हमारा कुछ एड्रेस दिया होगा, बेसिकली कुछ ना कुछ एड्रेस दिया होगा, और हमारा बेस एड्रेस होगा। तो बेस एड्रेस में हम x को प्लस करके हमारा जो टारगेट एड्रेस है हम फाइंड कर रहे होंगे, तो ऐसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर हमारा लिंकेज रजिस्टर आता है, जो सब रूटीन है उस पर कैसे जाएँ और वहाँ से कैसे आएँ, तो ये किसका काम है, लिंकेज रजिस्टर का। PC का मतलब जो हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको स्टोर करने का काम आता है। स्टेटस वर्ड हमें पता चल चुका अच्छे से। तो वहाँ फिर डाटा फॉर्मेट्स आते हैं। डाटा फॉर्मेट्स कैसे भाई, 3 है इसमें, सिर्फ 3 चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी इंटीजर होंगे वो 24 बिट बाइनरी नंबर्स हैं, 24 बिट बाइनरी नंबर्स में स्टोर होंगे। फिर दूसरी चीज़ क्या है, जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होंगे। फिर तीसरी चीज़ क्या कही मैंने, तीसरी चीज़ कह दी भाई जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो 8 बिट एस्काई कोड में स्टोर होंगे। और चौथी चीज़ है कि इसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर के लिए कोई जगह नहीं है, भागो यहाँ से, कुछ नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। और फिर इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जो SIC का ही एक्सटेंडेड वर्जन के अंदर ये चीज़ अनेबल कर दी गई है, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट की हमें जरूरत थी। सीधी सी बात ये, ठीक है। क्योंकि बेसिकली हर देखो, पहले हमने ऐसा ही सोचा, अब भाई हमें मिल गया, इसका सब कुछ मिल चुका है। फिर हमने कहा यार हमारे कंप्यूटर तो एडवांस हो चुके हैं और हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए, जरूरी नेसेसिटी हो गई। तो हमने पहले एक बेस सोचा था कि ये चाहिए, फिर हमने देखा यार ये तो है ही, लेकिन अब एक लेवल और नीचे गए तो हमें ये भी सब में मिल जा रहा है, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी सब में मिल जा रहा है। तो हमने एक और इसका एक्सटेंडेड वर्जन बना दिया फ्लोटिंग पॉइंट वाला, बस। फिर हम उसको भी पढ़ेंगे कैसे करना है। फिर हमारे पास आती है थर्ड चीज़, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या चीज़ होती है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कैसे भी आई, 8 बिट का ऑपकोड होगा, 15 बिट का एड्रेस होगा, और 1 बिट का फ्लैग रजिस्टर होगा। ये एक्स और जो वाला एक्स है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये सिर्फ 0 1 सेट हो सकता है, और ये जो एक्स है, ये जो एक्स है ये कोई भी हमारा एड्रेस होगा, मतलब ये ब्ला जो भी हमारा एड्रेस है ये कोई एड्रेस होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारे पास क्या है, 8 बिट का ऑपकोड होगा, एक हमारा फ्लैग रजिस्टर, 1 बिट हमारे लिए फ्लैग बिट के लिए होगी, और फिर 15 बिट्स हमारे पास होंगी एड्रेस के लिए। तो हमें ये पूरी चीज़ें समझ आ चुकी हैं। फिर हमारे पास एड्रेस मोड्स हैं कुछ, फिर इसमें 2 एड्रेसिंग मोड्स हैं, सिर्फ डायरेक्ट है और इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। डायरेक्ट कैसे होगा, x0, इंडेक्स कैसे होगा, x पर। टारगेट एड्रेस फाइंड करने के ऊपर बात है इसमें, सिर्फ हमें टारगेट एड्रेस कैसे मिल रहा है, हमें जैसे टारगेट एड्रेस मिलता रहेगा हम उस बेस पे हम एड्रेसिंग मोड को डिफाइन कर रहे होंगे। कैसे, अगर हमें जो हमारा एड्रेस दे रखा है वही हमारा टारगेट एड्रेस है, डायरेक्ट है भाई, अगर मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ रहा है तो वो इंडेक्स है। इंडेक्स कैसे, क्योंकि मैंने वहाँ पहले से x की वैल्यू कहीं ना कहीं ले रखी है, इंडेक्स रजिस्टर में मेरी वैल्यू स्टोर है, तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हो चुका है वो। फिर हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन सेट क्या थे हमारे पास, सॉरी इंस्ट्रक्शन सेट में हमारे पास क्या चीज़ थी, हमें हम इंस्ट्रक्शन किस लिए लिखते हैं भाई, हमें कोई चीज़ लोड करानी है फिर स्टोर करानी है, तो उसके लिए क्या है कमांड्स है हमारे पास ये 4 कमांड थी। LD लोड द एक्यूमुलेटर, ST स्टोर द एक्यूमुलेटर, LDX load the index register, and STX store the index register,
फिर अर्थमेटिक आता है हमारे पास, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिविडेंड कर दो, और जो भी रिजल्ट है वो सब किस में स्टोर कर दो, एक्यूमुलेटर में। और फिर हमारे पास कंपेयर का था, COMP, कंपैरिजन का हमारे पास ये था। कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आएगा, ये तो लेस देन या इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन, लेकिन ये किस में स्टोर होगा, सीसी में। सीसी क्या है, कंडीशन कोड। कंडीशन कोड क्या मतलब, SW यार, इसमें स्टोर होगा। अब ये तो स्टोर होगा, लेकिन इसको एक्सेस कौन करेगा, कोई ना कोई तो एक्सेस भी करेगा इसको। तो एक्सेस कौन कर रहा है इसको, एक कूद जाओ यहाँ पे, कूद जाओ मतलब जंप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट यूज करेंगे। जो लूपिंग कंडीशंस है, हम लिखते हैं ना यार, वाइल नॉट ट्रू या फिर वाइल x इज नॉट इक्वल टू 10, तो वही हम करते हैं इसमें भी। तो क्या करते हैं, एक्चुअल में देख कर रहे हैं, या तो ये इससे कम है या इससे ज़्यादा है, तब तक चलो, फिर या छोड़ दो, ऐसा कुछ होता है। कोई ना कोई कंडीशन लिखते हैं, मतलब ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन भी रहते हैं। तो हम इसमें ये ट्रू या फॉल्स कैसे लाएंगे, ये तो लेस देन होगा या फिर नहीं होगा। अब लेस देन चेक करें कैसे, JLT से। JLT मतलब जंप इफ लेस देन, JQ मतलब जंप इफ इक्वल, एंड JGT मतलब समझ गए तुम। फिर हमारे पास आता है सब रूटीन्स के लिए, एक हमारे पास जे सब आता है, सब, ये मैंने गंदा आ गया, पहले अच्छा लग रहा था, शिट, लिख लो, देख लो, जे सब लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है आर सब। आर सब मतलब रिटर्न सब रूटीन, और यहाँ पे जे सब मतलब जंप टू सब रूटीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारा कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे जे सब को कॉल कर दिया। ये एक फंक्शन है जो कि अपनी डेफिनेशन पे जाएगा और वहाँ से कुछ अपना एग्जीक्यूशन लेगा, और फिर रिटर्न सब उसको जैसे ही मिलेगा वहाँ से उसके नेक्स्ट लाइन में वापस आ जाएगा और अपना प्रोग्राम फिर से कुछ करता रहेगा। ओके, वी आर डन विद द इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ अ कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट में मैंने तुमसे कहा कि जब इसी चीज़ में, हाँ, ये इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर इनपुट आउटपुट में हमारे पास तीन चीज़ें हैं, सिर्फ तीन चीज़ें। पहला है TD, ये ID का लिखा हुआ है, इसको ID मत मानना, ये TD है, मैं इसको मिटा दूंगा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये हमारे पास है TD, तो TD मतलब क्या, टेस्ट डिवाइस। RD मतलब राइट डिवाइस, और ओह सॉरी, RD मतलब रीड डिवाइस, एंड WD मतलब राइट डिवाइस। रीड डिवाइस मतलब हम किसी डिवाइस से इनपुट लेंगे, RD मतलब हम किसी डिवाइस को आउटपुट देंगे, और TD मतलब हम किसी डिवाइस को टेस्ट करेंगे, क्या वो इनपुट लेने के लिए रेडी है या फिर क्या वो आउटपुट देने के लिए रेडी है। उल्टा बोले मैंने, हाँ, क्या वो इनपुट, नहीं यार सही हुआ, क्या वो इनपुट देने के लिए रेडी है और क्या वो आउटपुट लेने के लिए रेडी है। ओके, तो टेस्ट डिवाइस हमारे पास आ चुका है। टेस्ट डिवाइस की क्या क्या चीज़ें होंगी, टेस्ट डिवाइस या तो लेस देन होगा या फिर वो इक्वल होगा। लेस देन इक्वल मतलब या तो वो CC को सेट करेगा लेस देन से, या CC को सेट करेगा इक्वल टू से। अगर वो लेस देन है तो यू आर राइट ब्रो एंड डू योर ऑपरेशन, और अगर नहीं है तो तुम एक लूप में फंसा दो जो बार बार यही पूछता रहेगा, TD क्या तू इक्वल टू है, लेस देन है, नहीं है, अगर है तो ऑपरेशन परफॉर्म करो, नहीं है तो फिर से लूप में जाओ चुप करके, फिर पूछेगा, ऐसे करके तो हम लूप में फंसा दें। कैसे फंसाएंगे ये हम देख लेंगे किसके अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर। ओके, तो हमारा SIC XC का पूरा पूरा मशीन सॉरी SIC का हो चुका है आर्किटेक्चर। फिर हमारे पास SIC XC का आ चुका है। SIC XC में क्या था, इसके अंदर भी कुछ कुछ मेमोरीज हैं, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। हमने कहा था ना SIC XC, XC का मतलब क्या था, एक्सटेंडेड वर्जन, या फिर दूसरा हम देख सकते हैं इसको एक्स्ट्रा इक्विप्ड, या फिर तीसरी चीज हम देख सकते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव। ठीक है, SIC मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इक्विप्ड या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों भाई, इसके अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ आई होंगी, सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ नई चीज़। नई चीज़ क्या उसकी, मेमोरी बढ़ा दी होगी यार, क्या पता, रजिस्टर बढ़ा दी हूँ, क्या पता यार, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ज़्यादा हो गए होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, तो इसीलिए बढ़ गया हमारा रेट, ऐसा कुछ हुआ होगा। देखते क्या क्या। तो इसमें जो मेमोरी है, पहले वाली मेमोरी थी 2^15 मतलब 32768, इस वाले मेमोरी थी 2^20 कैलकुलेट करेंगे, ये नहीं आएगा मुझे, तो लिखा होता याद कर लिया। तो जो इसका था मेमोरी है वो 2^20 है, बस इतना ही इसमें फ़र्क आया और कुछ नहीं हुआ, इंक्रीज़ हुआ है मेमोरी को। और इसके जो एड्रेसिंग मोड्स हैं इसी चक्कर से, क्योंकि पहले हमारे 2^15 थे तो एड्रेसिंग मोड कम थे, अब एड्रेसिंग मोड ज़्यादा हो गए हैं इसमें। ठीक है, तो फिर हमारे पास रजिस्टर्स आते हैं। रजिस्टर्स क्या मतलब, इसमें 4 ही हैं भैया, आपने तो कहा था यार इसमें ज़्यादा होने चाहिए। अरे हैं यार, जो 5 पहले थे वो तो उसमें है पहले से, जो हमारा A था, X था, और क्या था, AX, और कौन से थे यार, AX था, एक L था हमारे पास, एक PC था, और एक हमारे पास SW था। तो ये तो है ही उसमें, ये पांचों तो हैं। ओह बाबू, ये पांचों तो हैं, और ये जो 4 हैं, ये 4 एक्स्ट्रा आ गए हैं इसमें, सिंपल सी बात। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा मतलब क्या, वैसे आ गए,
इनके लिए बी है, एस है, टी है, एफ है, ठीक है। बी मतलब बेस रजिस्टर, जी मतलब और टी मतलब मैं बताऊंगा। एफ का मतलब क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर। फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर तो हमारे पहले से था ए। हाँ यार ये था तो, लेकिन इसमें कहा नहीं था कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोरिंग पे आसा। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं मुझे, तो क्या यूज करूंगा मैं, एफ। एफ मतलब फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो हमारे पास बी था बेस रजिस्टर, एफ है फ्लोटिंग पॉइंट एक्यूमुलेटर, और एस और टी बचा। एस और टी का मतलब क्या है, ये फालतू रजिस्टर दे रखे हैं दो, फालतू नहीं कहूँगा इसको मैं, मतलब हमारे पास दो एक्स्ट्रा रजिस्टर दे रखे हैं हमारे पास, मेमोरी एड्रेस हमारे पास दे रखे हैं, और उनको हम किसी भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के सुविधा अनुसार, ठीक है। हमारे पास कुछ और हमें क्या था, पहले सिर्फ एक्यूमुलेटर था ही, सिर्फ एक्यूमुलेटर हम इसमें ही करते थे, जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करें सिर्फ इसमें करेंगे। हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन एक्स्ट्रा आ गई है, किसी का नाम दे रखा है पहले से प्री डिफाइंड, इन दोनों को भी तुम यूज़ कर सकते हो अच्छे से। पहले क्या था, मुझे मान लो 10 यहाँ पे यूज़ करना है, तो पहले मैं लोड करूँगा 10 इन द एक्यूमुलेटर, एंड देन आई विल यूज द देन आई विल बी यूजिंग द accumulator to manipulate or to perform some operation on the 10. But now I can store that 10 value in S register on the T register or in the T register and perform some operations. Okay. तो मेरे पास दो ये जनरल पर्पज रजिस्टर आ चुके हैं, और बाकी जो बचा बी और एस का रजिस्टर बता दिया। बेस रजिस्टर, बेस रजिस्टर क्या है, एड्रेसिंग के लिए है यार, क्या चीज़ है अभी देख लेंगे थोड़ा सा आगे जाके, पूरा पूरा समझ आ चुका होगा, लेकिन हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर टोटल कितने रजिस्टर है, 4 है, नहीं यार 4 प्लस 5, 9 रजिस्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे टोटल 9 रजिस्टर, टोटल 9 रजिस्टर हैं हमारे पास इसके अंदर। कौन कौन से हो गए, ए तो था हमारे पास, एल भी था हमारे पास, एक्स भी था हमारे पास, पीसी भी था, एस डब्ल्यू भी था। इसमें 4 कौन से आ गए, बेस आ गया, एस आ गया, टी आ गया, एफ आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास डाटा फॉर्मेट्स इसका, वही चीज़ हम पढ़ने वाले जो हमने पहले पढ़ी। पहले हमने मेमोरी पढ़ी थी, फिर हम रजिस्टर पढ़े, फिर हम यहाँ पे डाटा फॉर्मेट पढ़ेंगे, फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पढ़ेंगे, फिर हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स आ जाएंगे, और फिर छोटी छोटी चीज़ें आएंगी क्या, इंस्ट्रक्शन सेट, और वो बहुत गंदा है सच में, एक्सी के बहुत गंदा है। तो पहला हमने पढ़ा मेमोरी, मेमोरी से कितनी है 2 to the power 20, फिर रजिस्टर पढ़े हमने, बी एस टी एफ ज़्यादा आ चुके हैं, फिर हम पढ़ेंगे डाटा फॉर्मेट। डाटा फॉर्मेट कैसे, उस वाले हमने देखा था क्या हुआ डाटा फॉर्मेट में, उस वाले में डाटा फॉर्मेट में 3 चीज़ पढ़ी थी हमने, 4 चीज़ पढ़ी थी एक्चुअली, ठीक है। 4 चीज़ में क्या था, पहली चीज़ क्या थी कि हमारा इंटीजर 24 बाइट में स्टोर होगा, हमारे पास टूज कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव स्टोर होंगे, हमारे पास 8 बिट के स्काई कोड में करेक्टर स्टोर होंगे, और फ्लोटिंग पॉइंट कर, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये नहीं होता, ये कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो इसमें क्या आ गया, स्टोर करने के लिए एक साइन बिट आ चुकी है, सारे नंबर जितने भी हैं जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ 48 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स डाटा टाइप में ही स्टोर होंगे। पहला साइन बिट आ चुकी है, दूसरा एक्सपोनेंट आ चुका है, और तीसरा फ्रैक्शन आ चुका है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है, फिर मेंटिसा पार्ट जो भी कहूँगा मैं, वो यहीं पे आएगा हमारा, और एक्सपोनेंट पार्ट यहाँ पे आएगा, और एस यहाँ पे आएगा। एस कितना है, ये 0 होगा या 1 होगी। 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, और 1 का मतलब नेगेटिव। 0 का मतलब होगा पॉजिटिव, 1 का मतलब होगा नेगेटिव, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट हमारे पास 11 बिट का है, और फ्रैक्शन 36 बिट का है हमारे पास। ओके, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना, छोटा मोटा कुछ ऐसा खास नहीं लिखा। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमारे पास है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इसके 4 तरीके के हैं। कैसे, 4 तरीके से, कुछ नहीं यार, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 है, नाम है, अरे मतलब ये नाम है, मैं बता रहा हूँ कि ये नाम है हमारे पास। फॉर्मेट 3 है, फॉर्मेट 4 है, ये याद कैसे होंगे, कुछ नहीं यार। फॉर्मेट 1 जो है वो 1 बाइट का है, फॉर्मेट 2 जो है वो 2 बाइट का है, फॉर्मेट 3 जो है वो 3 बाइट का है, फॉर्मेट 4 जो है वो 4 बाइट का है, कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है। 1 बाइट मतलब मैंने बताया था अभी 8 बिट, 8 बिट में क्या आता है यार, 8 बिट में तो ऑपकोड ही आएगा सिर्फ, और कुछ नहीं आता है। 8 बिट का सिर्फ ऑपकोड हो गया, और कुछ नहीं, खत्म, लगाओ ना। फॉर्मेट 1 हमारे पास 8 बिट का है, और ये ऑपकोड, इसमें सिर्फ ऑपकोड आएगा और कुछ नहीं आएगा। फिर दूसरा हमने कहा यार कुछ तो ऑपरेंड तो दो, हमें रजिस्टर पे मैनिपुलेशन करनी है यार, हमें नहीं पता। तो हमने कहा कि 8 बिट का ही हो गया, हमने कहा अब तो रजिस्ट्रेशन, हम तो रजिस्टर, हाँ रजिस्टर चाहिए हमें तो, ठीक है। तो 8 बिट का तो ऑपकोड तो रहना ही रहना भाई। रजिस्टर 4 बिट के, R1 और R2, ये 4 बिट का रजिस्टर होगा हमारे पास। गंदा लिखा है ना, काटता हूँ मैं।
4 बिट का समझा के रखूँगा अच्छे से, मेरे नंबर फुल आने चाहिए, तुम्हारे तो जैसे हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 बिट के हो गए और 8 बिट का हमारे पास ऑप कोड हो गया। अच्छा, ये लिखा हुआ गया। देखो फॉर्मेट नंबर 2 बाइट्स 8 हमारे पास ऑप कोड के लिए हो गए, और 4 बिट हमारे पास R1 और 4 बिट R2 के लिए हो चुके हैं हमारे पास। ओके, फॉर्मेट 3 भी थोड़ा टफ लग रहा है, होगा यार, याद तो करना ही है, कुछ कर लो। कैसे फॉर्मेट है हमारे पास ये 3 बाइट का मतलब क्या होगा 24 बिट। हमने कहा 8 तो हमारे पास पहले से ऑप कोड के लिए है। ओके, कितना बज गए 8 के बाद 16 बज गए यार। तो हमने कह दिया कि 10 बाइट हमारे पास जो है 12 बाइट 6 बाइट है, वो सॉरी ब्रो, यहाँ 6 बाइट हैं ऑप कोड के लिए, इसमें कम हो गई है, 6 बाइट ऑप कोड के लिए हैं। जो बाकी बची बाइट कितनी यहाँ पे 6 बाइट ये हो गई, और 6 6 12 और 12 बाइट, 12 बाइट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट या फिर हाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए हुई है। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे एड्रेस आएगा हमारा, बेसिकली बात ये कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और एड्रेस हम एक ही बात कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक 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 6 रजिस्टर्स हैं, ये रजिस्टर भी दे दिए यार। एड्रेसिंग मोड्स कैसे डिफाइन होते हैं हमारे पास, एड्रेसिंग मोड हमने क्या कहा था उस वाले में, हमारे पास एक एक्स पड़ा होता है बीच में और 0 या फिर 1, इसके बेस पे हम एड्रेसिंग मोड डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पड़े होंगे रजिस्टर उनके बेस पे करेंगे, क्या क्या पड़ेगा पे NIXBPE, हमारे पास यहाँ पे N पड़ा होगा, यहाँ पे I पड़ा होगा, यहाँ पे X पड़ा होगा, यहाँ पे B पड़ा होगा, यहाँ पे P पड़ा होगा, यहाँ पे E पड़ा होगा। ये क्या क्या चीज़ें देखते ना भैया, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं इनमें। NIXBPE, अभी हम इसको प्रॉपर देख लेंगे कि क्या चीज़ें हैं, ये ज़्यादा चीज़ें हैं। बी मतलब हमने देख लिया था अभी, ऊपर भी हमने देख चुके हैं वैसे, देख रहे हो। बी मतलब क्या था, बेस रजिस्टर। पी भी हमारे पास कुछ चीज़ें हैं और हम देखते हैं वो क्या क्या है, ठीक है। और फिर हमारे पास लास्ट हमारा फॉर्मेट है, डाटा फॉर्मेट क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है हमारे पास, डाटा लास्ट वाला फॉर्मेट नंबर 4। ये सब कुछ नहीं है इसमें, सब सिंपल सा, ये भी इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है ये भी, और इसमें जैसा ही सेम वैसा ही है, मतलब कि यहाँ पे ऑप कोड होगा वो भी 6 बाइट का, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 12, ये 20 बाइट, ठीक है। 20 बाइट का हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ, और यहाँ पे फिर से NIXBPE, ये रजिस्टर्स हैं कुछ जो डिफाइन करेंगे हमारी चीज़ों को। X मतलब वही फिर से हमारा, मतलब इनकी वैल्यूज़ क्या होती है, तो 0 हुई या 1 हुई। अब इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के बेस पर हमारे पास कुछ एड्रेसिंग मोड्स हैं। तो पहला हमने देख लिया है अभी तक हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट 4 प्रकार के थे, पहला फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट नंबर 2, फॉर्मेट नंबर 3, फॉर्मेट नंबर 4। पहला 1 बाइट का था, उसमें खाली ऑप कोड आ गया। 2 बाइट का था, अरे यार ऑप कोड में कुछ रजिस्टर दो यार मैं तो, ठीक है भाई 2 रजिस्टर ले ले, 4 बाइट का रजिस्टर हो गए और एक ऑप कोड हो गया 8 बाइट का, हो गए। हाँ, हो गए 16 बाइट। फिर तीसरा हमने कहा 3 बाइट का मतलब 24 बाइट का, हमने कहा भाई इस बार ऑपकोड को घटा दो, 6 बाइट का कर दो, डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास है वो 3 वर्ड का रहने वाला है, उसको 12 कर दो, और बाकी जो हमारे 6 रजिस्टर्स हैं उनके बेस पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एड्रेसिंग मोड को 6 बाइट दे दो। फिर दूसरा वही सेम, बस में 20 आ गया, यहाँ पे 12 आ चुका है। फिर हमारे पास एड्रेसिंग मोड्स हैं, कैसे हम उसमें कर रहे हैं एड्रेसिंग मोड्स, देखो इसमें 4-5 चीज़ आती है। मोड्स इसमें है बहुत सारे, कितने मोड्स हैं इसमें हमारे पास। इसमें पहला है बेस रिलेटिव मोड, पहला है बेस रिलेटिव। इसमें क्या होगा, जो बी रजिस्टर और पी रजिस्टर इन दोनों पे कंपैरिजन होगा सिर्फ, ठीक है, इन दोनों पे। अगर मेरा बी की वैल्यू 1 और पी की वैल्यू 0 है तो हमारा बेस रिलेटिव होगा। तो बेस एड्रेस मतलब कि जो भी हमारा बेस रजिस्टर बी, जो बेस रजिस्टर है वो प्लस जो हमारा एड्रेस यहाँ पड़ा हुआ है ये, ठीक है, सिंपल से। उसमें क्या था, इंडेक्स रजिस्टर, भाई इंडेक्स रजिस्टर हमारा 1 है, तो जो इंडेक्स जो हमारा फ्लैग बिट 1 है तो इंडेक्स रजिस्टर के अंदर जाओ और उसको प्लस कर दो इसके अंदर, तो हमारा टारगेट एड्रेस मिल जाएगा। बेस रिलेटिव मतलब बेस के परस्पेक्टिव में, बेस रिलेटिव, तो बेस क्या है हमारा, बेस रजिस्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट या फिर जो एड्रेस हमारा है वो, ठीक है। तो टारगेट एड्रेस ये हमारा मिल चुका है। फिर हमारे पास प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव है। प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव, बेस रिलेटिव में बेस एड्रेस ऐड हुआ था, प्रोग्राम काउंटर में क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर ऐड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फिर ये पता कैसे चलेगा, यार देखो बी इक्वल्स टू 1 था, बी इक्वल्स टू 0 था, तो क्या हुआ, बेस रिलेटिव। बी इक्वल्स टू 0 और पी इक्वल्स टू 1 है, इनकी वैल्यू यहाँ पे ये, ओह ये क्या बन गया, अगर ये मेरा 1 है
और ये मेरा 0 है, तो क्या बन गया ये PC रिलेटिव बन चुका है। ठीक है, इसके बाद क्या आया, इंडेक्स आ गया। ठीक है, अगर मेरा एनी ऑफ द एड्रेसिंग मोड्स कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो हमारा है कैसे, अगर मेरी जो x है, BP तो हमारा कवर हो चुका है, फिर हमारा x आया, अगर मेरा x1 है तो इंडेक्स मोड हो गया, नहीं है तो कुछ और मोड हो जाएगा। देखते हैं वो कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बिट के ऊपर ही I और N। हमने X देख लिया, X हमारा क्या फ्लैग बिट है, ये भी जो हमारे फ्लैग रजिस्टर है। अच्छा 6 जो हमारे हैं ना, मैं भूल गया था ना, जो 6 हैं ये सारे फ्लैग रजिस्टर्स हमारे। ठीक है, ये कुछ ना कुछ वैल्यूज अपने अंदर होल्ड करेंगे, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे इनके, और उन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बेस पे हमारे एड्रेसिंग मोड डिफाइन होंगे। ठीक है, तो पहले जो दो थे वो डिफाइन करते बेस रिलेटिव और प्रोग्राम रिलेटिव, प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव। ठीक है, फिर जो एक्स वाला था वो इंडेक्स रिलेटिव कर रहा था, कैसे, जो SIC में हमने देखा था वैसे सेम। फिर जो बचा हमारे पास N और I बच गया हमारे पास। ठीक है, N और I के ऊपर हमारे पास दो चीज़ आती हैं। पहले क्या, अगर मेरे N की वैल्यू 0 और I की वैल्यू 1 है, तो जो हमारा टारगेट है, जो हमारा टारगेट एड्रेस है, वो इटसेल्फ यूज एन ऑपरेंड, मतलब कि इमीडिएट। सीधी बात, मतलब कि इमीडिएट हो गया है। I इक्वल्स टू 1 और N इक्वल्स टू 0 है, तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड हो चुका है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो गया कि हमारा I इक्वल्स टू 0 हो जाए और N इक्वल्स टू 1 हो जाए, तो हमारा क्या है, जो भी लोकेशन है उस लोकेशन से वैल्यू फैच होगी, और वैल्यू कंटेन दिस वर्ड इज टेकन एज द एड्रेस। मतलब हम पहले, अगर मेरा जो I है, I जो फ्लैग है, I की फ्लैग बिट हमारी 0 हो चुकी है और N की फ्लैग बिट 1 हो चुकी है, तो हम किसी एड्रेस पे जाएंगे, उस एड्रेस से उस वैल्यू को, वर्ड को फैच करेंगे, उस वर्ड के फिर एड्रेस पे जाएंगे, वहाँ से वैल्यू लेंगे। इसका मतलब क्या, वो हम कहीं जा रहे हैं और वो बता रहा है कि यहाँ नहीं हूँ यार, तो उसके आ गए हैं, मतलब हम किसी से इनडायरेक्टली पूछताछ करते हुए जा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो चुका है वो। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। और एक लास्ट वाला देख लेते हैं, अगर मेरा I इक्वल्स टू N हो गया है तो सिंपल एड्रेसिंग मोड हो चुका है। ठीक है, सिंपल मतलब जो भी लोकेशन है, जो भी लोकेशन है वो हमारी ऑपरेंड की तरह एक्ट करेगी, और कुछ नहीं। एड्रेस इज टेकन एज द ऑपरेंड, और कुछ नहीं है इसमें, फर्क नहीं कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल। हमने 4-5 चीज़ें देख ली हैं। हमने क्या क्या देखा, पहले मैंने देखा कि हमारे पास बेस रिलेटिव एड्रेस है। बेस रिलेटिव कैसे, B इक्वल्स टू 1 P इक्वल्स 0 बेस रिलेटिव है। कैसे, बेस का जो एड्रेस है और डिस्प्लेसमेंट एड्रेस को प्लस कर देंगे। प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव मतलब B0 और P1। B1 का मतलब बेस 1 हो गया है, और P0 मतलब प्रोग्राम काउंटर 0 हो चुका है। ठीक है, P वाला डिनोट करता है प्रोग्राम काउंटर रिलेटिव को। ठीक है, तो B अगर 1 हो चुका है तो बेस वाला 0, तो बेस प्लस कर देंगे। P 1 हो चुका है तो प्रोग्राम काउंटर वाला 1 हो चुका है, वहाँ से सेट हो चुका है, तो प्रोग्राम काउंटर डिस्प्लेसमेंट 1 कर देंगे। ठीक है, फिर इंडेक्स्ड वाला कैसे करेंगे भैया, X आपने बताया था, X वाला हमारा इंडेक्स रजिस्टर है, तो X अगर 1 हो तो इंडेक्स रजिस्टर एड्रेसिंग मोड हो चुका है। फिर I और N बचा है, ये कैसे बताएगा, I अगर 1 है और N इक्वल्स टू 0 है, तो ये इमीडिएट मोड हो चुका है। I मतलब इमीडिएट। ठीक है, I अगर 1 तो इमीडिएट मोड हो चुका है। अब N इज इक्वल्स टू 1 हो गया है, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट। तो ये हुआ इनडायरेक्ट, I 0 हो चुका है, I मतलब इमीडिएट वाला 0 हो गया है, और N इक्वल्स टू 1 मतलब इनडायरेक्ट वाला मोड 1 हो चुका है, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगी। अगर ये दोनों इक्वल आ चुके हैं तो सिंपल हो, जो भी लोकल एड्रेस है वो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, कई सारे होता है इफेक्टिव एड्रेस को बताते हैं, ऐसा कुछ होगा, लेकिन छोड़ो ना इसमें यार। तो हमारे पास आते हैं फिर इंस्ट्रक्शन सेट आते हैं हमारे पास। इंस्ट्रक्शन सेट कैसे, हमने उसमें पढ़ी थी 4-5 चीज़ें। कैसे, हमने यहाँ देखा था कि इसकी इंस्ट्रक्शन सेट ऐसी होती है कि LD आ गया, लोड इंस्टॉल करना तो ये कर दो, अर्थमेटिक करना ये कर दो, कंप्लीमेंट करना ये कर दो। अब ये सारी चीज़ें उसमें तो है, एक्सटेंडेड वर्जन है, सीधी सी बात है भाई, ये सारी चीज़ें तो होंगी। और क्या क्या है एडिशन ला गया इसमें, अगर मुझे कोई भी प्रोग्राम को लोड, LOAD लोड कराना है या फिर स्टोर कराना है, हमें प्रोग्राम में कोई चीज़ हमें ऐसा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, LDA, सॉरी कहाँ गया, ओहो हो गया भाई ये तो, LDA कहाँ चले गया, LDA था लोड द एक्यूमुलेटर। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा था, सॉरी यार, LDA मतलब लोड द एक्यूमुलेटर। अब मुझे फ्लोटिंग पॉइंट पे कुछ करना है। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट पे कैसे करेंगे, हमारे पास
एल डी ए मतलब क्या है, लोड द एक्यूमुलेटर। मैंने कहा था मेरे पास दो रजिस्टर और आ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो एस रजिस्टर आ चुका था और टी रजिस्टर आता। एल डी एस कर सकता हूँ, एल डी बी कर सकते हैं, एल एस टी बी कर सकते हैं, स्टोर द बी रजिस्टर जो है न्यू रजिस्टर से, ठीक है। फिर एल डी बी मतलब लोड द बी रजिस्टर्स, ओके। फिर परफॉर्म फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक करना है मुझे, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए पास ए डी डी एफ आया था, ऐड किया गया, एफ कर दिया तो फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक हो चुके हैं वो, ओके। फिर ये मशीन इंस्ट्रक्शन से कुछ नहीं छोड़ो इसको। फिर रजिस्टर टू रजिस्टर अर्थमेटिक करनी है मुझे मान लो कि मुझे करना भाई ऐड कर दो ए डी डी और यहाँ पे R1 R2 करना है मुझे, ठीक है। तो क्या करेगा मतलब R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 ये करना भाई मुझे। तो ये कैसे होगा, ए डी डी लिखूंगा तो कुछ नहीं होगा, ये तो एक्यूमुलेटर के अंदर ऐड करने को कह रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं करना हमें तो रजिस्टर टू रजिस्टर ऐड करना है। तो ए डी डी आर लगा दो यार, बस और कुछ नहीं करना है। एडीडी थे एडीडी आर कर दो, सब्ट्रैक्ट था एस यू बी आर कर दो, एम यू एल था एम यू एल आर कर दो, डिवाइजर था तो डी आई वी था तो डी आई वी आर कर दो, ओके। फिर बस इंस्ट्रक्शन सी से बेहती सी थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, खाली सब कुछ पुरानी जैसी इंस्ट्रक्शन थी, इसमें सिर्फ दो तीन चीज़ें नई आ चुकी हैं हमारे पास। अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है तो ए डी डी आर आ चुकी है, लोड करना है तो लोड हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मान लो मुझे मेरा रजिस्टर कौन था, एस रजिस्टर था एक नया आया था, और कौन सा आया, टी रजिस्टर आया था एक नया जनरल पर्पज, मुझे एल डी एस करना है और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इसमें तो अलाउड है जबकि उसमें तो नहीं था। तो यहाँ पे #1 लिखूंगा ना तो ये 1 इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर एल डी एस ओहो एल डी टी अगर मैंने करना #100 तो इसके अंदर 100 वैल्यू चली जाएगी। अब मुझे क्या करना है यार, मेरे को स्टोर भी कर देना है, तो एस टी एस कर दो यार तो स्टोर हो जाएगा, एस टी एस मतलब ऐसे कुछ हमारे पास स्टोरेज के तरीके हैं कुछ। फिर इनपुट आउटपुट हमारे पास है, इसमें इनपुट आउटपुट थोड़ा सा अलग हो जाता है, कुछ नहीं ज़्यादा इसमें, एस आई ओ टी आई ओ एच आई ओ इसमें सिर्फ ये चीज़ यूज़ होती हैं और इसमें कुछ नहीं है, सेम वैसा ही है, कुछ फर्क नहीं है, थोड़ी छोटी चीज़ें डिफरेंस है, बस सिंटैक्स अलग हो गया, बाकी सब कुछ सेम ही है, हो गया। फिर एस आई सी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स वो हम देखेंगे, ओके। तो हम अब तक क्या क्या देख चुके हैं, एक बार देख लेते हैं हम शुरू से, हम रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास हमारा इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, मानते नहीं मानते, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है हमें पता चल चुका है, हमारा रिलेशन क्या है मशीन से डिपेंडेंसी का ये हमने कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। और फिर हमने कहा कि हमारा सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर क्या होता है, हमने ये देख लिया है, हमने SIC भी देख लिया है, हमने SIC XE भी देख लिया है, फिर उसका आर्किटेक्चर भी हमने दोनों का देख लिया है। आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है भैया, आपने कहा था चार पाँच चीज़ें होती हैं, वो 4-5 चीज़ें होती हैं। पहला हमारे पास डाटा फॉर्मेट क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, एड्रेसिंग मोड क्या होता है, मेमोरी क्या, रजिस्टर्स क्या होते हैं उसके, और इंस्ट्रक्शन सेट क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन कैसे काम करती हैं, उनके पास LD है LDX है, क्या चीज़ें हैं हमारे पास, तो वो हमारे कैसे काम करते हैं वो देखना है। और हमने पढ़ा क्यों था, हमारे पास एक बेसिकली मशीन है, हमें उस इसलिए पढ़ा है, हमारे पास एक मशीन है, हमें एक मशीन चाहिए थी ओवर लेवल पे कि यार हम सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें पढ़ना था, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ने के लिए हमें एक मशीन चाहिए। अब मशीन हम कैसे डिसाइड करें, तो हमने लास्ट में आके डिसाइड ये करा यार, हमें तो एक कॉमन, हमें तो पढ़ना है पूरा ना, तो हमने एक स्पेसिफिक चीज़ को पढ़ लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा हमारा, हमने सिर्फ मैक ओएस को पढ़ लिया तो फ़ायदा नहीं है यार, लिनक्स को पढ़ लिया तो लिनक्स का फ़ायदा नहीं है हमारा यार, हमें पूरा पढ़ना है, ओवर पढ़ना है यार, कि भाई मैक ओएस के पास भी कुछ ना कुछ चीज़ तो ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, लिनक्स के पास भी कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, विंडोज़ के पास भी कॉमन होंगी कोई ना कोई चीज़ें। तो हम वो पूरी कॉमन चीज़ें पूरी स्प्रेड आउट कर चुके हैं और हम पूरे को एक हाई लेवल हाइपोथेटिकल सिस्टम बना चुके हैं, और उस सिस्टम के बेस पे हम पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए मशीन चाहिए थी हमने वो तैयार की, पहले क्या SIC, फिर थोड़ी सी ज़रूरत के हिसाब से हमें पता चला कि यार इतना ऊपर नहीं, हमें थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए कि हाँ ये सब चीज़ें तो मिल पा रही हैं। एक मशीन थी उसमें A लेवल भी है, B लेवल भी है, C लेवल यहाँ से डिवाइड हो गया, D लेवल डिवाइड हो गया, E लेवल डिवाइड हो गया, लेकिन A B दोनों थे, तो हमें A तो कर लिया हमने, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ी कि हाँ यार B तो होना ही चाहिए हमारे पास, फ्लोटिंग पॉइंट तो नंबर होनी चाहिए, तो हमने SIC XC भी कर लिया। XC मतलब क्या, एक्स्ट्रा इक्विप्ड या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव। तो हमने अभी तक देख लिया है आर्किटेक्चर ऑफ SIC XE का आर्किटेक्चर हम पूरा देख चुके हैं, इंस्ट्रक्शन सेट देख चुके हैं, फॉर्मेट देख चुके हैं। हम अब देखेंगे प्रोग्रामिंग, हम जो प्रोग्रामिंग करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं। चलो देखते हैं। अब इसमें हमारे पास 4-5 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, घबराना मुझसे, ये इतना ही है सिर्फ।
ऐसे अच्छा लगेगा, ऐसे अच्छा लगेगा, थोड़ा स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा कुछ प्रोग्राम्स हैं, चार चार पांच प्रोग्राम है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। ठीक है, तो चार प्रोग्राम्स हम तो पूरा समझ लेंगे चार प्रोग्राम को, और हमें इतना पता चल जाएगा कि हमें प्रोग्राम लिखना कैसे है एक्चुअल में। ठीक है, हमें कोई डाटा मूवमेंट का प्रोग्राम आ जाए तो ये नहीं कि हम ये लिख के आ जाए ना, हम पूरा पूरा समझ लेंगे अच्छे से, पूरा ग्रेस्प कर लेंगे चीज़ों की कैसे काम कर रही हैं। हमें पहला प्रोग्राम डाटा मूवमेंट का है। ठीक है, सिंपल डाटा मूवमेंट है एसआईसी के लिए, और एसआईसी एक्सी के लिए हम देख रहे होंगे। ठीक है, हम किसी भी सी प्रोग्रामिंग हम पहले करते क्या थे, सिंपल हम उसको रिकैप करते हैं छोटा सा। हम क्या करते थे, हम बस कुछ स्टेप्स होते थे पहले, हम उसमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे कि हम बस एक वेरिएबल है, उसका हमने नाम रख दिया एक्स, एक वेरिएबल उसका हमने दिया पी रख दिया, उसका हमने नाम दिया जेड रख दिया। ठीक है, हम उन वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, हमने कहा भाई हमारा जो वेरिएबल है उसको किसी और वेरिएबल में हमें सिर्फ शिफ्ट करना है। ठीक है, हमें एक मेमोरी लोकेशन है, मान लो एक वाई मेमोरी लोकेशन, उस शिफ्ट को हमें स्टोर करना है, लेकिन तुम्हें स्टोर करना है पी के थ्रू या फिर एक्स के थ्रू। नहीं यार, सब कुछ तो लिख दिया मैंने, तो बचा ही नहीं, वर्ड ही नहीं बचा इंग्लिश में, यहाँ ओ बचा हुआ है। ठीक है, तो हमें ओ के थ्रू वाई में डालना है, तो कैसे डालेंगे, तो हम पहले लिखेंगे ओ इज टू एक्स, तो ओ के अंदर वाई ओ के अंदर एक्स की वैल्यू आ चुकी है, फिर हम लिखते हैं वाई इज टू ओ के अंदर ये आ चुका है। फिर से हमने कहा फिर से करो भाई यही काम, तो ओ इज टू पी, ओ पी के अंदर डाल दो, फिर वाई के अंदर तुम डाल दो ओ। तो ऐसे हम काम करते हैं कुछ, हमने मतलब देख रहे हो हमने कर क्या रहे हैं, हम पहले डिज़ाइन कर रहे हैं हमें करना क्या है। सिंटेक्स हम लिख देंगे, हमने माइंड में सोच लिया हमें करना क्या है। तो डाटा मूवमेंट का जो प्रोग्राम है इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें सिंपली हम कुछ नहीं कर रहे, हमने इसमें हमें दे रखा है प्रोग्राम, देख लेते हैं कहाँ गया 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 कहाँ गया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लिखा ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं लिखा भाई। पता नहीं क्या है, क्वेश्चन ही नहीं लिखा इसमें, डाटा मूवमेंट के दिखा रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं लिखा। अच्छा, एक अल्फ़ा, हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन है अल्फ़ा, हमने उसको अल्फ़ा नाम दे दिया है। ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन अल्फ़ा है, और एक मेमोरी लोकेशन हमारे पास है C1। ये तो गलत हो गया, एक मेमोरी लोकेशन हमारे पास है C1 और एक मेमोरी लोकेशन हमारे पास अल्फ़ा है ए एल पी एच ए। ठीक है, तो हमें कहा है कि अल्फ़ा के अंदर तुम 5 स्टोर कर दो और इसके अंदर जेड स्टोर कर दो। तो हमें सिंपल डाटा मूवमेंट क्या करना है, अल्फ़ा के अंदर 5 स्टोर कर दो और C1 एक मेमोरी लोकेशन है उसके अंदर ये स्टोर कर दो। अच्छा, हमने पहले देखा कि हमने पहले एक्स बनाया था, पी बनाया था, वाई बनाया था, वो बनाएंगे कैसे, मतलब कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं हम इसमें। तो एस आई सी एक्स सी में वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं हम ऐसे कुछ इस प्रकार, हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके आगे न्यूमोनिक उसका कीवर्ड लिखते हैं। आर ई एस का मतलब क्या होता है, रिजर्व, आर ई एस का मतलब रिजर्व होता है, और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड, वर्ड का मतलब कितना 24 बाइट, अभी तो बताया था यार। और आर ई एस का मतलब क्या होता है, रिजर्व, बी का मतलब क्या है, बाइट। ओके, रिजर्व वर्ड, रिजर्व बाइट, वर्ड बाइट, सिंपल सी बात, यही चार चीज़ें हमारे पास, और कुछ नहीं होता इसके अलावा। ठीक है, तो अल्फा रिजर्व का मतलब क्या, वेरिएबल है ये, वेरिएबल कैसे, वन वर्ड वेरिएबल है ये। C1 क्या है, वेरिएबल, हमें इसके अंदर स्टोर कराना है। ठीक है, हमने एक कैरेक्टर कांस्टेंट भी लेने, हमने कुछ कुछ हमने स्टोर कराना था 5 कराना था, तो हम इसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर कांस्टेंट लेंगे। तो हमने जेड कराना था, इसके खिलाफ हमें कैरेक्टर कांस्टेंट लेंगे। ये तो वर्ड कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कहा था, इंटीजर किस में स्टोर होगा, वर्ड में, कैरेक्टर किस में स्टोर होगा, बाइट में, मतलब 8 बिट में, सॉरी 8 बिट में स्टोर होगा। ठीक है, तो मैंने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए अल्फा 5 कैरेक्टर जेड एंड C1। अल्फा एक मेमोरी लोकेशन है जो कि है ये वन वन वर्ड। अच्छा, इसका मतलब क्या पूरा देखो ना, अल्फा वेरिएबल नेम है, क्या कर दो उसके लिए, अल्फा के लिए रिजर्व कर दो एक वर्ड, रिजर्व करो वर्ड, कितने वर्ड करने, एक वर्ड। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया उसका, कुछ नहीं है, मेन ये है सिर्फ। ठीक है, तो 5 लिखा मैंने, 5 क्या है, एक वर्ड, वर्ड से क्या डिनोट हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, हम इसके अंदर कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल रहे होंगे, वो क्या है 5, उसके अंदर 5 वैल्यू आ चुकी है। कैरेक्टर जेड एक वेरिएबल का नाम दे दिया हमने, उसके अंदर क्या जाएगा, बाइट, बाइट का मतलब कांस्टेंट जाएगा, जो भी कैरेक्टर कांस्टेंट है वो जाएगा उसके अंदर। तो क्या जाएगा ये, यहाँ पे मैंने सी और सिंगल कोट में जेड, ठीक है, तो इसके अंदर जेड चला जाएगा कैरेक्टर के अंदर। C1 रिजर्व कर दो, रिजर्व मतलब
वेरिएबल आ गया। बी मतलब बाइट, एक बाइट रिजर्व कर दो उसके लिए। बाइट मतलब उसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो हमारा काम होना है जितना भी वो सब कुछ किससे होगा, एक्यूमुलेटर से होकर जाएगा। मुझे कुछ भी करना है तो पहले मैं एक्यूमुलेटर में डालूंगा। मैंने यहाँ पे कंडीशन रखी थी ना एक, कि यहाँ पे तुम ओ में डालो, तुम्हें पागलपंती लगी हुई थोड़ी सी, लेकिन अब ये काम आएगी यहाँ पे, कि तुम्हें पहले जब भी वाई के अंदर तुम्हें वैल्यू डालनी है तो पहले तुम एक्स से ओ में डालोगे, फिर ओ से वाई में डालोगे, यही करना है तुम्हें, ठीक है। तो मैंने लोड करा दिया 5 को। 5 के अंदर क्या पड़ा होता, भैया 5 पड़ा था इसके अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यू 5 पड़ी थी, तो लोड कराया 5 को, मैंने यहाँ से वैल्यू डाली इसके अंदर, तो एक्यूमुलेटर के अंदर अभी 5 आ चुका है। एक्यूमुलेटर को तुम स्टोर करा दो अल्फा में। अल्फा क्या था, एक रिजर्व मेमोरी थी 1 वर्ड की, तो अल्फा के अंदर 5 आ चुका है। क्या मेरा पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, डन। दूसरा, हमने करेक्टर को लोड करवाना है, तो करेक्टर के लिए सी एच आता है, तो लोड सी एच करेक्टर जेड। करेक्टर जेड हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ था, हमने कांस्टेंट ले रखा था, करेक्टर कांस्टेंट ले रखा था, तो इसके अंदर करेक्टर जेड के अंदर जेड पड़ा हुआ है, तो करेक्टर जेड से हम वैल्यू उठा रहे हैं, और एल डी सी एच एक्यूमुलेटर के अंदर हमने करेक्टर लोड करा लिया है, और फिर हम यहाँ से स्टोर कराएंगे इसको। तो स्टोर कैसे कराएंगे, एस टी सी एच, किसके अंदर कराना है हमें स्टोर, C1 के अंदर स्टोर कराना था। तो हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। हमने कहा था यहाँ पे हमारा प्रोग्राम था डाटा मूवमेंट का, हमने एक अल्फा मेमोरी लोकेशन ली हुई थी, अल्फा मेमोरी लोकेशन के अंदर हमें 5 स्टोर कराना था, और C1 के अंदर में स्टोर कराना था Z। तो हमने क्या करा, पहले एक्यूमुलेटर के अंदर 5 स्टोर करा लिया, फिर स्टोर करा दिया, फिर LDCH करा, मतलब कैरेक्टर के अंदर एक्यूमुलेटर के अंदर Z स्टोर करा दिया, फिर हमने STCH मतलब स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशन, ठीक है। लोड द कंटेंट ऑफ 5 वेरिएबल टू द accumulator and store STA store the accumulator content to the alpha variable. Load the accumulator with the character constant value of square z and store the character constant value to a variable C1. सिंपल सा प्रोग्राम था, इतना ही था इसमें डाटा मूवमेंट का, हमें पूरा पूरा लिखना आ चुका। भैया कैसे कैसे करा हमने सब कुछ, ये फिर से देख लेते हैं हम। छोटा सा प्रोग्राम बिल्कुल, एल डी ए अल्फा, हमने मान लेते हैं भी अल्फा हमने सबको डिफाइन कर लिया, हम तुम्हें आ चुका होगा, एल डी ए अल्फा कर दिया हमने, ठीक है। तो अल्फा के हमने ये करा था, नहीं यार हमने ये नहीं करा था, हमने यहाँ पे 5 लिया था उसका नाम, हमने यहाँ पे 5 लिया, FIVE 5 ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ 5 ले लिया, फिर हमने कहा स्टोर द एक्यूमुलेटर टू अल्फा, फिर हमने कहा था कि LDCH करेक्टर ले लो भैया, कहाँ से, करेक्टर जेड से, हमने एक वेरिएबल लिया करेक्टर जेड नाम का, तो यहाँ से ले लो, फिर स्टोर भी करा दो STCH, स्टोर करा दो कहाँ पे, C1 में, डन भैया प्रोग्राम डन। अच्छा ये तो SIC का हो गया, SIC XC में क्या होगा, हमें तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पड़ा था कि हमने यहाँ पे मान लो यार हमारे यहाँ पे 5 दिया होता तो ये स्टोर हो जाए तो कितना मस्त हो जाएगा। अच्छा कर दो फिर LDA#5, ओहो स्टोर हो गया। तो फिर STA अल्फा के अंदर स्टोर करना है, हमें वेरिएबल तो डिक्लेयर करने ही पड़ेंगे, हमें कहाँ स्टोर कराना है, तो हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया होगा अल्फा लिखा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लिख दिया होगा RES, और यहाँ पे इंटीजर स्टोर हो रहा है तो RESW, और कितना स्टोर हो रहा है, एक ही स्टोर हो रहा है, हमने बना दिया ओके। फिर हमने कहा यार एक वेरिएबल और चाहिए, हमें C भी चाहिएगा, तो हम C1 भी बनाए थे यहाँ पे, और C1 कैसा RES, और ये बाइट होगा तो कितना 1 बाइट का होगा, ओके ये सब कुछ है। तो स्टोर करा दो किसके अंदर, ये स्टोर करा दो तुम अल्फा के अंदर, ALPHA अल्फा के अंदर स्टोर करा दो, ओके भैया स्टोर करा दिया। फिर हमने कहा फिर से LDCH करो, और यहाँ पे CZ लिख दो, ओहो ऐसे करोगे, नहीं यार ऐसे नहीं करेंगे, इसके अंदर ऐसे नहीं। हमने क्या कहा था कि जो भी हमारी वैल्यूज़ है वो 8 बिट एस्काई कोड के खिलाफ स्टोर होंगी, ठीक है। और एस्काई कोड क्या होता है उसका, Z का एस्काई कोड होता है 90, ठीक है। तो LDA#90 डाल दो, और फिर क्या करना है, मैं स्टोर कराना है यही, तो STCH स्टोर कराना है, और कहाँ पे स्टोर कराना है, C1 में। अरे भैया ये क्या हुआ यार, मुझे समझ ही नहीं आया, मैं तो कंफ्यूज ही आ गया बिल्कुल। क्या हुआ कि तुमने यहाँ पे LDA5 करा और तुमने STA अल्फा कर दिया, ये तो समझ आया कि इसके अंदर 5 आया और हमने स्टोर करा दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे तो 90 आया और हमें तो करेक्टर में स्टोर करना था Z, ये कैसे हुआ, देखो इसके अंदर आया 90, तो एक्यूमुलेटर के अंदर आ चुका 90, ओके।
अब मैंने कहा था जो CH जो कमांड है ये इस 90 को एस्काई कोड लेगी एज एन एस्काई कोड, ठीक है। अब ये एस्काई कोड कन्वर्ट होगा जेड में। अब यहाँ से जैसे ही मैंने SGCH लिखा तो एक्यूमुलेटर से वैल्यू जो भी होगी वो 90 कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी उसका एस्काई कोड की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी जेड, तो जेड स्टोर हो जाएगा C1 में। ओहो, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या स्टोर होगा, इस एक्यूमुलेटर के अंदर एक वर्ड ही स्टोर होगा एक्चुअल में, लेकिन जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कुछ मैनिपुलेशन तो यहाँ से स्टोर हो जाएगा अलग। तो ये हुआ क्या, ये प्रोग्राम था SIC का, बहुत सिंपल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम था SICXE का, बहुत सिंपल प्रोग्राम, ठीक है। हमें सारी चीज़ समझ आ चुकी है यहाँ पे। और हम यहाँ पे देख लेते हैं बार LDA#5 करा हमने, 5 को हमने स्टोर करा दिया एक्यूमुलेटर में, और फिर यहाँ से अल्फ़ा आया, अल्फ़ा को हमने यहाँ से अल्फ़ा के अंदर वैल्यू स्टोर करा दी जो भी एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू थी, और फिर LDA#90 करा, ए के अंदर 90 डाल दिया है, और फिर SGCH जो भी एस्काई 90 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होती है जेड, तो जेड इसके अंदर डाल दोगे C1 के अंदर। और हमने अभी अभी यही देखा कि हमने इनिशियलाइज कर दिया हमने वेरिएबल्स, तो हमारा बहुत सिंपल था, छोटा सा कोड था सिंपल डाटा मूवमेंट का। फिर हमारे पास एक दो प्रोग्राम और बचते हैं जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इसमें इस वाली वीडियो में। ओहो कितना टाइम हो चुका भाई, टाइम कितना हो गया यार, 3:35 सोए नहीं। तो हमारे पास एक और प्रोग्राम था हमारा सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब अर्थमेटिक ऑपरेशन हमें करने हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे, ऐड प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, हमें एक परफॉर्मेंस दिखानी है इसमें कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक इक्वेशन मान लेते हैं हम, जो मैं यहाँ पे दी हुई इक्वेशन, हमें इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन कहाँ गई यार, इक्वेशन 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 ये दी है, हमें ये दो इक्वेशन परफॉर्म करनी है। पहली इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन है ये है क्या, लिखा क्या हो गया ये, हमें यार कुछ नहीं है यार, सिंपल सा है। हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन तो परफॉर्म करने हैं, लेकिन हमें इक्वेशन दी हुई है, हमें क्या करना है, एक अल्फा है वेरिएबल, उसके अंदर परफॉर्म प्लस करना है इंक्रीमेंट INCR, प्लस करना है और माइनस कर देना 1, हमें ये करना है माइनस करना 1। और ये कहाँ स्टोर कर दोगे, ये स्टोर कर दो तुम बीटा में, ओके। और डेल्टा में इसके अंदर भी ऐसा कुछ है, यहाँ पे गामा GMA गामा प्लस INCR कर दो और -1 कर दो, ये सब स्टोर करा दो डेल्टा में। अच्छा ये हो क्या रहा है, कुछ नहीं यार, ये क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हें एक सिंपल सा, और तुम्हें ये परफॉर्म करना है SIC में और SICXE में, इसका प्रोग्राम लिखना है, ये सब कुछ परफॉर्म करके दिखाना है, ओके। तो इसका मतलब हमें पता क्या चल रहा है, बीटा के अंदर कोई वैल्यू स्टोर हो रही है, तो बीटा के अंदर कोई वैल्यू हमें स्टोर करनी है, ये क्या है, वेरिएबल्स हो गए हमारे, ठीक है। देख के पता चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमसे देख रहे हैं इसको, डेल्टा और बीटा हमारे क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए, ओके। अल्फा के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, गामा के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, INCR के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, INCR के अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, ओके। ये मैं क्वेश्चन में दिया होगा सारा कुछ, ऐसा कुछ नहीं मैं हवा में ले रहा हूँ। इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, 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 और ये 1 तो 1 ही है, ओके। लेकिन हमें SIC में तो पता है कि 1 तो कुछ होता ही नहीं, इमीडिएट एडिशन मोड कुछ, हम इसके लिए भी एक वेरिएबल ले लेंगे ना 1 यार, कोई दिक्कत नहीं 1। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, एक बाइट करें या वर्ड करें, बाइट BYT बाइट स्टोर कर देंगे और 1 कर देंगे, इसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा डायरेक्टली 1 के अंदर, ओके। तो हमारा क्या हो चुका है, इसका मतलब एक हम बीटा वेरिएबल लेंगे, उसको क्या करेंगे हम रिजर्व कर देंगे, RES वर्ड करेंगे, क्या करेंगे रिजर्व वर्ड करेंगे, कितना 1 कर देंगे। सेम डेल्टा के लिए कर देंगे, एक अल्फा ले लेंगे हम ALPHA अल्फा, ये हमारे पास पहले से क्या कहते हैं जैसे बाइट का वर्ड हो, ऐसे में लिखे भी सब कुछ लिखा भी होगा इधर। मैंने कहा था एक 1 ले लेंगे हम, हमने ले लिया, हमने एक अल्फा लिया, रिजर्व कर दिया इसे 1 वर्ड के लिए, हम यहाँ से इनपुट भी ले लेंगे इसे, क्या देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया कुछ नहीं ऐसा, ये अल्फा हमने ले लिया, इसको हमने रिजर्व कर दिया, फिर से फिर बीटा ले लिया, इसको भी रिजर्व कर दिया, गामा डेल्टा और INCR ये हमने रिजर्व कर दिए वर्ड सारे, ठीक है, कि हमारे वेरिएबल्स ले लिए हमने, या फिर हमको करेक्टर कॉन्स्टेंट भी ले सकते जो हमें चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम बेसिकली हमें वो इक्वेशन परफॉर्म करनी है, तो हमें क्या करना है ना, पहली बार क्या करना है, हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको अप्रोच देखते हैं। हम क्या करेंगे, पहले मैं एक्यूमुलेटर के अंदर अल्फा डाल देता हूँ, अल्फा डाल दिया, ओके। अब एक्यूमुलेटर के अंदर अल्फा पड़ा हुआ है, मुझे INCR करना है, तो मैं क्या करता हूँ ऐड INCR कर देता हूँ, ओके।
अब एक्यूमुलेटर के अंदर ये दो चीज़ तो पूरी हो चुकी है मेरी, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 कर देता हूँ। एक्यूमुलेटर के अंदर ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं। ओके, चौथी चीज़ क्या आती है, बीटा के अंदर स्टोर कर दो, तो एस टी ए बीटा स्टोर हो गया। ओके भैया, तो सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। मैंने क्या करा, एल डी ए अल्फा लोड द एक्यूमुलेटर बाय अल्फा, ऐड इंक्रीमेंट आई एन सी आर ऐड कर दिया। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर भी पहले क्या आया, पहले ये अल्फा आया, फिर ऐड आई एन सी आर करा तो प्लस आई एन सी आर हो गया। हाँ क्या लिखा मैंने, आई एन सी आर हो गया, फिर सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया तो -1 हो गया। ओके, फिर क्या करना मुझे, ये सारा उठा के डाल दो तुम कहाँ पे, बीटा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मेरी एक इक्वेशन सॉल्व हो गई। यही सेम इसमें कर रहे हैं, लोड द गामा कर दो, ऐड इंक्रीमेंट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो और स्टोर कर दो। यही चार चीज़ फिर से परफॉर्म कर दी मैंने। तो चार के फॉर्म में मैंने अपनी जो पूरी इक्वेशन थी सॉर्ट आउट कर ली है। ओके, तो मैं पूरा प्रोग्राम ये समझ आ चुका है। हमने लोड करा एक्यूमुलेटर को, ऐड करा इंक्रीमेंटर को, सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को। तो हमारा जो पहला वाला पार्ट था ये वाला, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है। कैसे, ऐड करा एक्यूमुलेटर में अल्फा, फिर सॉरी लोड करा एक्यूमुलेटर में अल्फा, फिर ऐड करा इंक्रीमेंटर इन द एक्यूमुलेटर एंड एट लास्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया 1 को, और फिर क्या कर दिया, एक्यूमुलेटर के अंदर इन तीनों का रिजल्ट स्टोर हो चुका है हमारे पास। इन तीनों रिजल्ट हमने स्टोर कर दिया कहाँ पे, बीटा में, डन सिंस। और फिर एस आई सी एक्सी में कैसे करेंगे इसको, एस आई सी एक्सी में हम सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं। पहली बात क्या बताई मैंने, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया 1 के लिए, फालतू का ले लिया था यार, इसको #1 से कर सकते हैं हम। ओके भैया बढ़िया। फिर आई एन सी आर मैंने क्या करा ना, 2 बार लोड कराना पड़ गया। क्या मैं इसको एक ही बार लोड कराने में काम कर सकता हूँ, कैसे देखते हैं। एल डी एस हमने कहा था, एस रजिस्टर है और टी रजिस्टर हमारे पास पड़ा हुआ है खाली, जनरल पर्पज। तो एल डी एस, एस के अंदर टी स्टोर कर लिया, एस के अंदर हमारे पास क्या आ चुका है, आई एन सी आर आ चुका है, एस के अंदर आई एन सी आर आ चुका है। फिर मैंने लोड कराया अल्फा को, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ गया, अल्फा। मैं अल्फा को भी ए से डिनोट करता हूँ, छोटे ए से अभी के लिए, ठीक है। फिर मैंने ए डी डी आर कर दिया, ए डी डी आर मतलब अभी समझाई थी ये इक्वेशन कैसे ए डी डी आर मतलब ऐड कर दो रजिस्टर्स को, एस को और एक्यूमुलेटर को, और कहाँ स्टोर कर दो, ए में स्टोर कर दो। ए इज इक्वल टू ए प्लस एस, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए प्लस एस, अल्फा, अब ए में क्या था, छोटा ए मतलब अल्फा पड़ा हुआ था, इसका मतलब अल्फा प्लस एस, एस के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आई एन सी आर, आई एन सी आर। ओके भैया -1 और कर देते हैं यार, -1 किस करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो इमीडिएट 1 को, तो यहाँ से -1 आ गया। ओके, ये सारी चीज़ तो कहाँ स्टोर हो गई, ए में। भैया हमें तो स्टोर भी तो कराना था कहीं, ये स्टोर कहाँ कराना था, बीटा में कराना था, स्टोर कर दो बीटा में। तुम्हारी 5 इंस्ट्रक्शन तो लगी, अरे भैया आपने तो कहा था यार वहाँ ज़्यादा लगी यहाँ कम लगी, ऐसा कुछ नहीं यार। तो एल डी ए गामा करो, वही सब कुछ। अब ए के अंदर क्या आ गया है, गामा। फिर क्या करना है, ऐड कर दो एस कोमा ए को। हमने वहाँ पे क्या करा था, हमने पहले फिर से इंक्रीमेंटर को ऐड करा था ऐसे करके, ठीक है। तो हमने 2 बार इंक्रीमेंटर लोड कराना पड़ गया था ऐसे करके। तो यहाँ पे हमारा एस में पहली बार कर दिया हमने लोड, और एस प्लस ए कर दिया है फिर से, तो जी प्लस एस हो चुका है। एस में क्या था हमारे पास, इंक्रीमेंटर। फिर हम -1 करना, सब्ट्रैक्ट -1 कर दिया। ओके, ये सब कुछ तो हो गया भैया। ये सब कुछ कहाँ स्टोर हो गया, ए में। ये सब ओ, ओ, ये सारा कुछ है, ये सारा कुछ स्टोर हो चुका है ए में। अब ए से हमें कहाँ डालना है, ए से हमें डालना है सब कुछ डेल्टा में। ओके, स्टोर इन डेल्टा, डन सीन्स, पूरा प्रोग्राम डन हो गया, इतना सही था, ठीक है। मैं फिर समझाता हूँ एक बार कि हमने करा क्या था इसके अंदर। हमने सिर्फ छोटी सी बात करी थी, हमने एक एस रजिस्टर था हमारे पास, एक टी रजिस्टर था, फालतू के मतलब फालतू के नहीं, जनरल पर्पस रजिस्टर से। तो उसके अंदर मैंने पहले इंक्रीमेंट को स्टोर करा दिया, फिर मैंने वही सेम स्टेप किया, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कराया, ऐड कर दिया एस और ए को, तो इससे हमारा ये वाला काम हो चुका था। फिर हमने -1 कर दिया, तो हमारी पूरी इक्वेशन बन चुकी है, वो हमारी ए के अंदर आ चुकी है। फिर मैंने ए को स्टोर कर दिया बीटा में, और वही सेम काम मैंने गामा के लिए रिपीट किया। एक बार ड्राई रन करोगे तो पूरा समझ आ चुका होगा, और मैंने फिर से तुम्हें बता दिया, ये कुछ तो नॉर्मल है। एक लूपिंग वाला हम लास्ट करते हैं, इससे हमारा काम चल जाएगा। सब रूटीन भी क्या आगे, बस एक लूपिंग वाला लास्ट करते हैं, लूपिंग वाला बहुत ईजी रहेगा हमारे लिए करना। तो लास्ट है लूपिंग वाला, और लूपिंग ओके स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है ना, हमें इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमें क्या करना होगा ना, इसमें हमें कोई स्ट्रिंग दी होगी str1,
इसके अंदर लिखा होगा हमारे पास कुछ टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। ये कितने हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 लेंथ की होगी। मैंने एक और दूसरी स्ट्रिंग मान ली है str2, जो कुछ नहीं है इसके अंदर, तो ये सब इसके अंदर कॉपी कर दो यार। कैसे करते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 टू i लेस देन इक्वल टू लेस देन str1 डॉट लेंथ i प्लस प्लस और str डॉट टू डॉट पुश बैक, यहाँ पे क्या है str1 ऑफ i। ओके भैया, पूरा हो गया। तो यार हमें अब ये कन्वर्ट करना है कोड किस में, असेंबली लैंग्वेज में। कैसे करेंगे, हमारा एक लूप चल रहा है यार, i 0 से लेकर str1 डॉट लेंथ, str1 डॉट लेंथ थी 11, तुम्हारा लूप कहाँ चल रहा है, 0 से 11 तक चल रहा है। ओके, लेकिन हम कंडीशन किस लगाएंगे यहाँ आई वाली, अरे यार तो बताया ना मैंने, लेस देन वाली कंडीशन लगी है। तो लेस देन में क्या आता है, दिमाग चौक जान से JLT, अच्छा JLT लग गया, JLT तो CC को एक्सेस कर रहा होगा, तो CC को अपडेट किससे करेंगे हम, ओहो इतना तेज दिमाग। तो TIX नई कमांड हमारे पास आ चुकी है एक, तो TIX क्या करती है, TIX दो काम करती है हमारे पास, एक तो जो हमारी वैल्यू होगी उसको इंक्रीमेंट करेगी और दूसरे कंपेयर करेगी। क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो भैया, क्या क्या बोल रहे हो यार, कंफ्यूज कर दिया। कुछ नहीं यार, हमने कहा हमारे पास एक लूप था, मैंने कहा कि str1 को str2 में कॉपी कर दो पूरा पूरा एज इट इज। कैसे करोगे तुम, एक लूप चलाओगे और उसको डालते रहोगे पीछे से, हर बार ये कैरेक्टर पकड़ा T डाल दिया, फिर E डाल दिया, फिर S डाल दिया, फिर T डाल दिया। कैसे डालोगे, एक तो I है, I का मतलब क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स, और इंडेक्स बोलते ही दिमाग चमक गया भैया, एक्स, इंडेक्स तो एक्स है, एक्स क्या है, हमारा रजिस्टर था। ओके, तो एक्स डिनोट कर रहा होगा इधर, हाँ हाँ। फिर हमने देखा यार लेस देन वाली कंडीशन आ गई, ओहो लेस देन वाली, तो हमने कहा यार जंप लेस देन, ओहो ये भी चीज़ आ गई हमारे दिमाग में। फिर str डॉट लेंथ, str डॉट लेंथ हमने कहा यार ऐसे तो हम निकालने से फॉर्मूला तो होता नहीं कुछ, तो हमने 11 एक अलग से वेरिएबल ले लिया है। ओके 11 भी हो चुका है हमारे पास, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ आ चुकी है हमारे पास अभी तक। हमने कहा हमारे पास एक JLT वाली चीज़ समझ आ चुकी है भैया, ये हमें चाहिएगा। एक हमने कहा कि CC अपडेट होगा JLT से, CC मतलब कंडीशन कोड, कंडीशन कोड अपडेट हो रहा है तो कोई ना कोई कंपेरेटर वाली चीज़ चाहिए हमें, तो इसके लिए मैंने कहा एक TIX कमांड आएगी। TIX कमांड क्या करती है, ये हमारा जो भी इंडेक्स रजिस्टर होगा उसको पहले तो +1 कर देगी, इंक्रीमेंट कर देगी, और क्या करेगी इसके अलावा, इंक्रीमेंट करने के साथ साथ जो हमारा CC कोड होगा उसको भी चेक करके बताएगी कि क्या ये हमारा 11 के इक्वल तो नहीं होगा। जो भी हम TIX देंगे इससे x तो इंक्रीमेंट हो गया, प्लस यहाँ पे मैं लिख दूंगा 11, ठीक है। तो ये इससे कंपेयर भी करेगी, पहले प्लस करेगी इसकी वैल्यू को, फिर कंपेयर करेगी। कंपेयर में क्या होगा, या तो लेस देन आएगा या इक्वल टू आएगा, क्योंकि हम हर बार एक बढ़ा रहे हैं। अगर 0 स्टार्ट हो रहा है दो ही कंडीशन आती है, तो लेस देन आएगा या इक्वल आएगा, ठीक है। उसके लिए हम JLT लगा दे रहे हैं इसके नीचे। अगर जंप लेस देन है तो यहाँ पे हम कोई मेमोरी एड्रेस दे देंगे और वहाँ पे यहीं पे चला जाएगा, तो यहाँ पे भाई जंप कर जाओ और यहाँ से फिर से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो मेरे कोड को। ओके भैया, तो हमें पता चल चुका है इंट i इक्वल टू 0, आई क्या कर रहा है, इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो हमें एक x रजिस्टर चाहिए। ओके, लेस देन वाला JLT चाहिए। ओके 11 से कम चाहिए, 11 ले लिया हमने भाई। i प्लस प्लस चाहिए तो इंक्रीमेंट कर दे, तो मैंने या तो हम करते थे INX करते थे, फिर हम कंपेयर कर रहे होंगे ना यार, ऐसा नहीं, हमने TIX ले लिया, IX क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है और T हमारा कंपेयर कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर i प्लस प्लस हमने इससे काम करवा लिया। ओके, फिर ये कैसे करेंगे यार पुश बैक वाला काम, देखो देखो STA क्या होता है, STA ये तो करता है, ठीक है। और कहाँ कराना है भाई, str2 में करना है। ओके भैया, लेकिन str2 में हमें कैसे पता कौन से इंडेक्स करना है यार, x तो बताएगा ये काम, ठीक है। तो हमें पूरी पूरी बात समझ आ चुकी है। तो हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल ले लिया 0, कुछ बड़ा सा कोड नहीं है यार, इतने से को देखो तुम बस, अभी इतने से को देखो, ठीक है। तो हमारे पास एक हमने ये हमारा एक और ले लेते, एक और रेक्टेंगल चाहिए हमें अच्छा सा कलर, रेक्टेंगल अच्छा गया, ठीक है। तो ये जो हमारा पार्ट है, इस पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, इस पार्ट को मैं बोलता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट, वेरिएबल
डिक्लेरेशन पार्ट, इस पार्ट को बोलता हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसमें क्या मैंने क्या कहा था, तो मैं str1 से str2 में डाल दूँ, तो str1 मैंने ये लिया, बाइट लिया मतलब कांस्टेंट, और क्या डाल दिया इसके अंदर, ये डाल दिया टेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। फिर मैंने लिया, ये कितने लेंथ की थी, 11 की थी, तो मैंने कहा कि मुझे यही सेम लेंथ की str2 बना के दो, उसको रिजर्व कर दिया RESB से, और फिर 11 करेक्टर मतलब बाइट, रिजर्व बाइट के लिए मैंने इसको रिजर्व कर दिया, ओके। फिर मैंने कहा था एक जीरो ले लेंगे हम, और एक I0 स्टार्ट कर रहा है, तो जीरो तो उसमें कुछ होता नहीं है एज इट इज, तो जीरो के लिए मैंने एक फिर से वर्ड ले लिया है, और फिर एक 11 ले लिया है। 11 किसके लिए भैया, अभी देखते हैं, कंपेयर किससे करोगे, आई लेसन से करोगे, ओके। इतना सब काम, हाँ इतना सही है यार। LDX लोड कर दो x को, मतलब इंडेक्स रजिस्टर को 0 से, इंट x इज इक्वल टू 0। ये जो काम करना था इसने कर दिया। फिर क्या करना है, कुछ नहीं, लोड करो एक्यूमुलेटर में। हमने क्या कहा, सारा काम जो हमारा एक्यूमुलेटर से होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर लोड कर दो str1 को, str1 को लोड कर दिया, लेकिन str1 तो बहुत बड़ा है, पूरा तो आएगा नहीं, एक ही आएगा, तो इसके अंदर क्या आ गया, t आ गया। इसे कैसे पता चला है t आया, अरे यार अभी तो मैंने कहा x 0 है, जीरो लोकेशन पे क्या है, t है, तो इसके अंदर क्या गया, t आ गया, एक्यूमुलेटर के अंदर t आ चुके हैं। फिर क्या करूँ, जो t हमने निकाला था एक्यूमुलेटर से, एक्यूमुलेटर के अंदर t है, उसको स्टोर कर दो कहाँ पे, str2 में। str2 में पता क्या चलेगा भैया, कहाँ स्टोर करना है, अरे यार ये इंडेक्स बता तो रहा है, ये पागल थोड़ी बैठा है, बता रहा है ना, यहाँ पे स्टोर कर दो। फिर क्या करो, TIX, हमें इंक्रीमेंट भी करना था और कंपेरेटर को, मतलब कि हमारा जो CC था उसको सेट भी करना था, तो TIX, IX इंक्रीमेंट कर देगा, और T हमारा जो हमारा CC SW था उसको सेट कर देगा। फिर JLT, फिर ये JLT चेक करेगा, CC को चेक करेगा, क्या CC मेरा लेस देन तो नहीं है, अगर लेस देन है, अगर लेस देन है तो जंप कर जाओ, जंप इफ लेस देन, अगर लेस देन है जंप कर जाओ, अगर इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन हो गया तो छोड़ दो भाई, ठीक है। तो अब हमने कहा कि ये लेस देन है, उसने कहा यार 0 था, अब उसने इंक्रीमेंट हो चुका है, क्या हो गया होगा, 1 हो गया होगा, तो 1 तो हो गया, तो उसका इंक्रीमेंट करा हमने, फिर से देखा, यहाँ पे गया LDSCH में, तो 1, अब यहाँ से 0 था, फिर 1 हो गया, 1 पे क्या है, E पड़ा हुआ है, E किसके अंदर डाल देगा, str2 के अंदर, कहाँ 1th लोकेशन पे, तो str2 में E चले गया है, फिर TIX करेगा, फिर वो 2 हो जाएगा, और वो कंपेयर करेगा 11 से, छोटा है, हाँ भाई छोटा है, जंप कर जा फिर से, तो ये हर बार यहाँ पे लूप जाएगा, और 11 बार कुछ 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 करेगा, और जैसे ही वो इक्वल टू होगा वहाँ से कंडीशन कंप्लीट, कंडीशन कंप्लीट, और हमारा जो प्रोग्राम था वो भी डन हो चुका है पूरा। अच्छा ये तो SIC का था, SIC का था, अब मुझे SIC XC में करना है, तो एक्सटेंडेड वर्जन में हमने तो यहाँ पे फालतू के वेरिएबल ले रखे हैं, 0 11, ये नहीं चाहिए हमें, बाकी तो सब कुछ चल जाएगा, लेकिन ये नहीं चाहिए हमें, ये तो गलत हो रहा है थोड़ा सा, ठीक हो गया। तो हमने क्या कहा, LDT, हमारे पास एक रजिस्टर पड़े होते हैं, हमारे पास रजिस्टर पड़े होते, टी यार, टी पड़ा हुआ था, एस पड़ा हुआ था, ये भूलना नहीं तुम लोग यार, ये भूलने नहीं देंगे किताब वाले, तो ये फालतू की चीज़ करके पता नहीं क्यों, पढ़ लेते हैं, हमने कहा है तुम देख लेते हैं, ठीक है। तो LDT करा, तो टी रजिस्टर के अंदर 11 वैल्यू डाल दी, टी के अंदर अब 11 डाल दी, पहले हमने एस यूज़ किया था, भूलने नहीं देंगे एस, हमने एस यूज़ कर लिया, अब टी यूज़ कर लेंगे, 11 डाल दिया। LDX इंडेक्स रजिस्टर के अंदर हमने डाल दिया, x के अंदर डाल दिया 0, इमीडिएट 0 डाल दिया। फिर हमने कहा LDCH लोड कैरेक्टर करो CH मतलब str1 से, देख रहे हो इसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा लिए थे वेरिएबल, इसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए थे, और इसमें मैं सिर्फ 2 ही ले रहा हूँ, मतलब कि इसमें 4 वेरिएबल थे और इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, ओके, समझ पा रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। तो हमने यहीं पे 4 प्रोग्राम लिखे होंगे, चीज़ें और कुछ नहीं करी होंगी। LDT टी के अंदर 11 डाल दिया, LDX इंडेक्स के अंदर 0 डाल दी, मतलब इंडेक्स पॉइंट करेगा, अभी इस टी को पॉइंट कर रहा होगा, इस टी को, इस टी को पॉइंट कर रहा होगा, मैं हैंग कर रही, खराब होगी भाई, तो हमारा LDT करो, LDT 11 करो, LDX 0 कर दिया, LDCH str1 से जो हमारा पहला करेक्टर था टी, उसको एक्यूमुलेटर के अंदर डालो, और एक्यूमुलेटर को स्टोर कर दो किस पे, str2 पे, कौन से इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे, और TIXR का मतलब क्या भैया, अरे यार हमने
एक रजिस्टर को इस बार हमने पहले एक्यूमुलेटर करा था, तो हमने TIX हमने इंडेक्स रजिस्टर करा था, लेकिन इस बार हमने इंडेक्स रजिस्टर के साथ साथ किसको लिया कि रजिस्टर है इसमें अलग से ही। उसमें तो हमारे पास पाँच ही रजिस्टर हैं, लेकिन इसमें रजिस्टर्स हैं बहुत सारे। तो किसी भी रजिस्टर में ऑपरेशन करना होगा, पीछे मुझे आर लगाना ही है, ADDR SUBR, तो इसमें TIXR, ठीक है, तो TIXR T कर दिया ठीक है। तो ऐड 1 टू इंडेक्स, अभी इंडेक्स रजिस्टर में 1 ऐड कर देगा और कंपेयर करेगा रिजल्ट को T से। T के अंदर क्या था मेरा 11, किससे कंपेयर करेगा 11 से। तो मतलब क्या कर रहा है हमारा ये जो प्रोग्राम है ना छोटा सा, और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ पुश करेंगे। और ये तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहा भाई, इसको डिलीट मारता हूँ मैं, कुछ नहीं पा रहा था। इस T के अंदर 11 पड़ा हुआ था, ठीक है। अब TIXR का मतलब है X वाले को रजिस्टर को +1 करेगा और फिर कंपेयर करेगा इस 11 से। फिर CC कोड हमारा ये तो लेस देन या फिर इक्वल टू सेट हो जाएगा। अगर लेस देन है तो मूव CS पे फिर चला जाएगा, यही सेम मेमोरी लोकेशन पे यहाँ चले जाएगा और फिर से अपना प्रोग्राम करेगा, कुछ करेगा, फिर इधर आएगा कंपेरिजन में, फिर करेगा, जैसे 11 बार चलेगा 11 पे इक्वल हो जाएगा और यहाँ से पॉप आउट, और जो हमारा वैल्यू थी उस चैट में स्टोर हो चुकी है। ओके, थैंक्स यू गाइस, थैंक्स एवरीवन। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट पूरा यहीं पे होता है और हम देखते हैं हमारा कुछ बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा यार, छोटे से प्रोग्राम छोटा सब कुछ पूरा डन सीन्स। थैंक्स एवरीवन।